अस्सलाम वालेकुम। KSK नावल्स पर आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है चलो कुछ दिए जलाएं। नावल के राइटर है फ़ाखरा जबी। चले नावल की जानिब बढ़ते हैं। चलो कुछ दिए जलाएं, वो दिए जो दोस्ती हों किसी फूल से सफ़र में, खुशबू की गर्द ओढ़े इस तन के पेचो ख़म में, कोई मुख्तसर प्यारा पैगाम ज़ब्त कर दें। वो अभी यहीं तक पहुंची थी जब नीचे से आती बेहंगम चीखो पुकार खामोशी और तन्हाई के इंतहाई पुरसुकून और मैसूर कन तसव्वुर को रोनती चली गई। बाज़ लम्हात ऐसे होते हैं जिनमें इंसान का खुद से मिलने को दिल चाहता है, जब वो किसी पुराने लफ्ज़ में नए मायने ढूंढने निकलता है, जब किसी दूसरे के ख्याल के साथ दिल के ताल हम आहंग होने लगते हैं, जब कोई नज़म कोई शेर पढ़ते हुए एहसास हो कि ये सब तो हमें कहना था, मगर ये कौन है जो दिल के दरीचों में ताका झांकी करने के बाद हमारी इस सोचों को अपने लफ्ज़ों का पहनावा देकर मोतबर हो गया। और यही वो लम्हे होते हैं जब इस अकेलेपन की गोद में सर रखे इंसान खुद अपने ही लाड उठाता है, अपने नाज नखरे बर्दाश्त करता है। वो भी शायद ऐसे ही किसी लम्हे की जद में खो चुकी थी, इसीलिए शोरो गलगले से इस कदर बदहवास हुई कि मारे घबराहट के डायरी और कलम हाथ से छूटकर दूर जा गिरे, और ख़ुद वो उथल पुथल सांसों के साथ कुर्सी पीछे धकेलते हुए भागी और आधे से ज़्यादा रेलिंग पर आगे की तरफ झुक गई। आवाज़ें बिलाशुबा शुएब और मुनीब की थीं, जो कुछ देर कबल लॉन में क्रिकेट खेल रहे थे और खूब हाहाकार मचा रखी थी। इसके बाद कदरे खामोशी छा जाने पर इसने सुकून का सांस लिया था, और अब हाय वाई की फलक शगाफ कराहें बता रही थीं कि क्रिकेट का खेल अब रेसलिंग में बदल चुका है। लॉन इस वक्त खाली था और इसे यह भी मालूम था कि इसकी मुदाखलत के बगैर सीज़ फायर मुमकिन नहीं, सो फ़ौरन ही सीढ़ियों की तरफ भागी। आवाज़ें इन दोनों के मुश्तरका बेडरूम में से आ रही थीं, जिसका दरवाज़ा बंद होने के बावजूद वो कमरे की हालत ज़ात तसव्वुर की आंख से देख चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी वो दिल कड़ा करके कमरे में दाखिल हो ही गई। आपा बचना, वो भी दरवाज़ा बंद भी न कर पाई थी जब सिग्नल मौसूल हो गया। फौरी तौर पर वो कुछ समझ तो न पाई, लेकिन फिर भी धम से कालीन पर बैठ गई। दोनों बाजू कैंची की सूरत सर पर रख कर पहले इसने खुद को तकियों और कुशन्स की बेतहाशा गोलाबारी से महफूज किया, और फिर आंखें पटपटाकर सूरत हाल का जायज़ा लिया। मोबी बचाओ बचाओ की गर्दान करता आगे आगे था, और शोभी अपनी वाहिद टांग को स्प्रिंग की तरह इस्तेमाल करते हुए हाय हाय के नारे लगाता मोबी के पीछे पीछे उछल रहा था। दूसरी टांग एक हाथ के सहारे फिजा में मोलक कर रखी थी। तकियों में से रुई, वार्डरोब से कपड़े, बुक रैक से किताबें और कैसेट रैक से सारे कैसेट्स बाहर उबले हुए थे। एक लहजे के लिए तो उसका दिमाग ही घूम गया। स्टॉप इट, इसने चिल्लाने में पूरी कुव्वत सर्व की थी, और रद्द-ए-अमल के तौर पर वो दोनों अपनी जगह साकित हो गए थे। हट जाओ आपा, नहीं छोड़ूंगा। वो सांस दुरुस्त करते हुए अपनी गैर मामूली कारकर्दगी पर अभी पूरी तरह खुश भी न हो पाई थी जब शोभी ने ज़ोरदार भड़क मारकर एक मरतबा फिर उछलना शुरू कर दिया था। इस दर्जा नाफरमानी व बदतमीज़ी पर वो तिलमिलाते हुए आगे बढ़ी। भागते हुए मोबी को इसने बाजू से घसीट कर रोकना चाहा, मगर तब तक शोभी अपनी घायल शुदा टांग को फिजा में लहरा चुका था। इससे पहले कि वो इस टांग के निशाने पर आती, मोबी ने अपनी राज दुलारी आपा की मोहब्बत में डूबकर इसे बेड पर लुढ़का दिया, लेकिन खुद को हमले की जद में आने से ना बचा सका, और अगले ही पल दोनों हाथ अपनी कमर पर जमा कर ज़मीन बोस होता चला गया। लेकिन इस दौरान वो शोभी की वाहिद टांग पर हाथ डालना नहीं भूला था। नतीजतन दोनों ज़मीन पर चत लेटे कालीन के डिज़ाइन में खो गए। बेड पर महू इस्तराहत आपा को गालबन ये मौका सबसे मुनासिब लगा था, इसीलिए एक झटके से उठ खड़ी हुई। उठाओ इसे और उठाकर बेड पे डालो। मैदानी जंग में मोबी आपा की खातिर ख्वाह हमदर्दियाँ हासिल कर चुका था, सो अब शामत शोभी की आनी थी। मोबी ने हुक्म की तामील करते हुए शोभी को दोनों टांगों से पकड़ कर घसीटा और इस तरह से बेड पे डाला कि धड़ बेड से नीचे लटक रहा था। टांगें बेड के ऊपर और टांगों के ऊपर जनाब मोबी तशरीफ़ फरमा थे। नीचे शोभी की चीखों पुकार पहले से भी जोर पकड़ चुकी थी। मोबी के बच्चे, उठो इसके ऊपर से। इसने घबरा कर बड़ा सा भालू से दे मारा। क्या मारा है? मोबी भुनाकर आपा की तरफ पलटा। ये है इतना बड़ा भालू? वो बेहोश होने को था। बदतमीज़ रुई का बना हुआ है। अच्छा फिर ठीक है। आपा के तसल्ली देने पर इसे इत्मीनान हुआ तो वो अपनी सीट छोड़कर खड़ा हो गया। अब बस भी करो, ऊपर उठो। इसने शोभी के सर पे चपत लगाकर पहले इसकी बढ़ती हुई टेप बंद की, फिर कॉलर से पकड़कर ऊपर खींचना चाहा, जिसमें नाकामी पर ही इसने डपट कर इसे ऊपर उठने को कहा था। हाय आपा मर गया। शोभी ने बेड पर सीधे होकर लेटने के साथ ही टांग मोड़कर दोबारा अपने हाथों में ले ली। हुआ क्या है इसको? इसने पाँव से पकड़कर टांग अपनी तरफ खींची। आपा मोबी ने मारी है। शोभी कराहा। मोबी कहाँ टांग मारी है इसकी? इसने मोबी को घूरा तो शोभी एक बार फिर बड़े जोर से कराहा।
आपा टांग नहीं मारी, टांग पर मारी है। हाँ मगर टांग पर क्या मारी है? आपा फूंक मारी है। मोबी ने कालीन पर झुककर अपनी शर्ट के टूटे हुए बटन को ढूंढते हुए इत्मीनान से जवाब दिया। बकवास कर रहा है, गेंद मारी है इसने। इसने बड़ी कोशिशों से आंखों के फर्श गीले किए, मगर आपा ने कमाल बेनियाजी से कहा, तोबा है शोभी, सिर्फ गेंद लगने पर रो रहे हो तुम। सिर्फ गेंद? शोभी उछलकर सीधा हुआ। कुछ याद करो आपा, एक दफ़ा तुम्हारे सर पर प्लास्टिक की गेंद लगी थी और तुम 2 दिन तक चकराती रही थी, और जो मेरे लगी है वो तो हार्ड बाल थी। वो अपना घाव याद आते ही वो फिर तर्ज से बेड पर गिर गया। बदतमीज़! इसने खजल होते हुए इसकी तरफ से रुख मोड़ लिया और मोबी को लताड़ने लगी। शर्म नहीं आती तुमको? वो दोनों हाथ कमर पे जमा कर खुशीले लहजे में बोलती हुई उठ खड़ी हुई, और इसके इन्हीं तेवरों से तो इन दोनों की जान जाती थी। सो अब भी इसे शुरू होते देखकर शोभी ने चुपके से तकिया सर के नीचे से निकालकर सर के ऊपर रख लिया था, और मोबी अपना बटन ढूंढने बेड के नीचे जा घुसा था। पागल समझ रखा है मुझे? बेवकूफ़ हूँ मैं या अहमक? इतना भी एहतराम नहीं बड़ी बहन का कि इसकी मौजूदगी में ज़रा देर को अपनी ज़ुबानों का लगाम दे सको। वो बोलने पर आई तो बोलती ही चली गई। कमरे में इतना सन्नाटा छा गया था कि कुछ देर पहले का शोर शराबा ख्वाब सा लगने लगा था। काफ़ी देर दिल की भड़ास निकालने के बाद अपनी कारकर्दगी के खातिर ख्वाह असरात देखकर इसके होठों पर मुस्कुराहट रिंगी, जिसे वो कमाल खूबी से छुपा गई। और ये कमरे की हालत देख रहे हो तुम लोग? क्या सुबह ये ऐसा था? नहीं, मोर्चों से मरी मरी नहीं बरामद हुई थी। बस फिर सिर्फ 15 मिनट है तुम लोगों के पास। ये कमरा अपनी पहली हालत में वापस लाओ, और सज़ा के तौर पर दोपहर का खाना बनवाने मेरे साथ किचन में आओ। वो तहकम से कहती आगे बढ़ी। मगर आपा! वो दोनों पीछे से चिल्लाए, मगर इसके पलटते ही एक मरतबा फिर दुबक गए। वो मुतमईन होकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। आपा मेरी कमर! मोबी खिखियाया। आपा मेरी टांग! शोभी ने दिहाई दी। भाइयों मेरी टांग! इसने बैट उठाकर हाथों में तोला तो वो मरे मरे कदम उठाते मसरूफ़ कार हो गए, और वो अपना कहका दबाती कमरे से बाहर निकल आई। दोपहर के खाने पर इन तीनों के अलावा मम्मी भी मौजूद थीं। वो मकामी कॉलेज में बायोलॉजी की प्रोफेसर थीं। मोबी और शोभी की मौजूदगी में कोई इंसान संजीदा रह ही नहीं सकता था। सो खाना खासे खुशगवार माहौल में खाया था। खाने के बाद वो तीनों सोने चल दिए, और वो किचन में आकर बर्तन वगैरह समेटने लगी। इन्हें इस बंगले में शिफ्ट हुए अभी सिर्फ एक हफ्ता हुआ था, इसीलिए अभी तक किसी मुलाजमा या हेल्पर का बंदोबस्त नहीं हो सका था। बस एक माली था जो इनके साथ ही मुल्तान से यहाँ शिफ्ट हुआ था। मम्मी का ख्याल था कि मुलाजमीन के इंतखाब का काम डैडी के सुपुर्द होना चाहिए, ताकि वो मुकम्मल छानबीन के बाद काबिल एतबार बंदों को रख सकें। और पापा लेदर गारमेंट्स की नई फैक्ट्री खोलने में इस कदर मसरूफ़ थे कि इन दिनों इनकी शक्ल नज़र नहीं आती थी। इसीलिए घर का तकरीबन सारा कामकाज इसी के कंधों पर आ रहा था, और मालूम नहीं इसकी तबीयत की शगुफ्तगी थी या काम में दिलचस्पी, कि वो सारी जिम्मेदारी से बड़े उम्दा तरीके से ओहदा बरा हो रही थी। और बकौल शोभी, मुझे तो कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं होता। मुलाजमीन की मौजूदगी में भी आपा इतनी मसरूफ़ होती थीं जितनी कि अब, और शायद ये किसी हद तक दुरुस्त भी था। वो छोटी सी उम्र से ही घर के कामों में इस तरह इन्वॉल्व हो गई थी कि मम्मी हर महफिल में बरमला कहा करती थी, सुना तो यही था कि माएँ घर संभालती हैं और बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती हैं, मगर मेहर निगार ने तो सब कुछ उलट कर दिया। ये घर भी संभाल रही है और हम सबको पाल पोस कर बड़ा भी कर रही है। शायद इसकी बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि इसने होश संभालते ही मम्मी को जॉब करते देखा था, इसीलिए खुद ब खुद वो बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेती चली गई। बर्तन वगैरह धोकर रखने के बाद वो कमरे में आकर लेटी तो फ़ौरन ही नींद ने आ लिया, और जब वो भरपूर नींद लेकर जागी तो शाम के 5 बज रहे थे। शावर लेकर वो दोबारा किचन में आ गई, चाय बनाकर दम पे रखी और फ्रिज से डीप फ्राइड पोटैटोज़ निकालकर गर्म होने के लिए ओवन में रखे, और ख़ुद शोभी मोबी के कमरे में चली आई। नीम तारीक कमरे में एसी की ठंडक अभी तक इन दोनों को थपक रही थी। इसने आगे बढ़कर मोबी को झंझोड़ा तो जवाबन ऊँ गाऊँ करने के बाद इसने दोबारा तकिए में सर घुसेड़ दिया। तब इसने दांत पीसकर एक करारी सी धप इसकी कमर पर मारी, तो वो बुदक कर ना सिर्फ लेटे से उठ बैठा बल्कि आंखें पटपटाते हुए ऐसे भी देखने लगा। शोभी की तरफ पलटी तो इसकी एक टांग और बाजू पहले से बेड से नीचे लटक रहा था। इसने हल्का सा छुआ ही था कि वह बुरी तरह उछला और पूरे का पूरा इसके कदमों में। या अल्लाह क्या चीज़ हो तुम लोग! वो सर पे हाथ मार कर रह गई। जल्दी से उठ जाओ, शाम की चाय तैयार हो चुकी है, वो कहती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। तमाशे हैं पूरे के पूरे। ज़ेरे लब मुस्कुराती वो चाय के बर्तन सेट करने लगी। ज़रा देर में वो दोनों निखरे सुथरे से कमरे से बरामद हो गए। शोभी मम्मी को बुला लाया और यूँ ज़रा सी देर में इनका लान आबाद हो गया था।
भाई मुझे तो कल के लेक्चर की तैयारी करनी है, इसलिए मैं चलती हूँ, तुम लोग गपशप लगाओ। मम्मी ने उठने में खासी उजलत का मुजाहरा किया। वो दोनों भी जिम जाने को तैयार थे, सो चाय ख़त्म होते ही उठ खड़े हुए। ओके सिस्टर, हम तो चले, वैसे चाय बहुत मज़े की थी। शोभी ने जाते जाते इसके स्याह रेशमी शोल्डर तक कटे बालों को हल्का सा झटका दिया। मोबी 2 कदम आगे जाने के बाद पलट आया और पीछे से आकर दोनों हाथों में इसका चेहरा थाम लिया। आपा को चाहिए, वापसी पर लेता आऊँगा। नहीं फ़िलहाल कुछ नहीं, इसने कदरे सोचकर नफ़ी में सर हिला दिया। ओके। यूं ही पीछे से कदरे झुककर इसने इसकी पेशानी पर प्यार किया और फिर शोभी की तरफ भाग गया, जो बाइक स्टार्ट किए इसी का मुंतज़िर था। एक सी बुलंद होती कदरों कामत, सुर्ख सफ़ेद रंगत, शोभी के तने तने मगरूर से नकूश और इस पर स्याह आंखों में जहानत की बेपनाह चमक। खुद पर बेतहाशा एतमाद ने इसकी शख्सियत को गैर मामूली बना दिया था। मोबी की बेहद जाज़िब नज़र नकूश अपने अंदर किसी हद तक मासूमियत और भुलपन समेटे हुए थे। अनाबी होठों पे हमा व खिलती मुस्कुराहट दूसरों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल किए रखती थी। इसकी बड़ी बड़ी आंखों में लगन और मेहनत का परतव नुमाया था। ब्लैक ट्राउज़र सूट में इनकी दमकती रंगत पर नज़र न ठहर रही थी। वो मोहब्बतों का एक जहां आंखों में लिए इन्हें जाते हुए देखती रही। शोभी इससे 4 साल छोटा था, हाल ही में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, लेकिन वो पढ़ाई के बजाय डैडी के बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। जबकि मोबी ने इसी साल मैट्रिक का इम्तहान दिया था और रिज़ल्ट आने में अभी कुछ वक्त था। बर्तन किचन में रख आने के बाद वो यूं ही लॉन में टहलने लगी। बंगले से बाहर शाम की चहल पहल का आगाज़ हो चुका था। दिल में इस चहल पहल का हिस्सा बनने की बेख्तियार ख्वाहिश उभरी तो वो माली को घर का ख्याल रखने का कहकर बाहर निकल आई। रिहायशी बंगले होने की बिना पर यहाँ ट्रैफिक ज़ाहिर है बहुत कम थी। अभी तक यहाँ से सिर्फ एक गाड़ी गुजरी थी, जिसमें हल्का फुल्का मेकअप किए फ्रेश चेहरों वाली नौजवान लड़कियों के कान फाड़ किस्म के कह के आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे। गाड़ी तो कब की जा चुकी थी, लेकिन इसे लग रहा था वो कह के यहीं कहीं फ़िज़ा में रच बस कर इसकी खुशगवारियत में इजाफा कर गए हैं। तब यह कदरे फरबा किस्म की खातून इसके सामने आ रुकी। वो गलबन वॉक के लिए निकली हुई थी। स्याह ट्राउज़र और रेड ढीली ढाली शर्ट से तो यही अंदाज़ा हो रहा था। मुझे मिसेज़ आफाक कहते हैं, वैसे मेरा ज़ाती नाम समिया है। बेतरतीब सांसों के साथ इन्होंने बशाशत से अपना तारुफ करवाया। वही औरतों में से थीं जो आधी बात लफ्ज़ों और आधी कहकों में अदा करती हैं। महर निगार इनकी बात सुनने के बजाय इनके गालों में पड़ते डिम्पल और जानदार कहके पर इनकी झूमती हुई पौनी को देखकर लुत्फ़अंदोज़ होती रही। इसके मेकअप से मबरा सभी चेहरे पर पसीने के झिलमिलाते कतरे भी खूब लग रहे थे। यूं ही खड़े खड़े ज़रा से तारुफ के बाद मिसेज़ आफाक ने इसे अपने यहाँ आने की दावत दी और फिर रुखसत हो गईं। इसने दूर जाने के बजाय यहीं से पलट जाना मुनासिब समझा और अभी इस इरादे से वो पलटी ही थी जब शी की आवाज़ों ने इसे ठटक जाने पर मजबूर कर दिया, यूं जैसे कोई इसे अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश में हो। इसने चौंक कर इधर उधर देखा, तब नज़र बाईं तरफ एक बंगले की खुली खिड़की पर जा पड़ी। वो हैरान होते हुए 2 कदम आगे बढ़ी। वो एक उम्र रसीदा खातून थीं जो अब इसके मुतवज्जा होने पर इशारतन अपनी तरफ बुला रही थीं। वह नपे तुले कदम उठाती इनके करीब जा खड़ी हुई। तब इन्हें देखकर इसे अंदाज़ा हुआ कि वो उम्र की इस मंजिल पर थीं जहाँ बुढ़ापे की हद बचपन से जा मिलती है। बेटी तुम मुझे आइसक्रीम ला दोगी? अजीब सी फरमाइश थी। इसकी आंखों में एक लम्हे के लिए हैरत का तासुर उभरा और फिर मदुम हो गया। इसे याद आया आखिरी उम्र में दादी अम्मा भी ऐसी ही फरमाइशें किया करती थीं। इसने एक बार फिर इनकी तरफ देखा। वो बेहद मासूम सी उम्मीद लिए इसके चेहरे पर नज़र टिकाए हुए थीं। ला तो दूँ, मगर मुझे यहाँ आए चंद दिन हुए हैं, मुझे नहीं मालूम आइसक्रीम कहाँ से मिलेगी। इसने कंधे अचकाते हुए माजरत ख्वाना अंदाज में कहा तो बूढ़ी खातून के सफ़ेद चेहरे पर तारीक साया सा लहरा गया। जहाँ ये सड़क ख़त्म होती है वहीं आइसक्रीम पार्लर है, लेकिन अगर तुम नहीं जाना चाहती तो। उन्होंने बुझे बुझे अंदाज में रुपयों वाला हाथ वापस खींच लिया, लेकिन इसके साथ ही चेहरे पे ऐसी कैफियत तारी हो गई थी जैसे कोई हसास बच्चा अपनी ख्वाहिश पूरी ना होने पर ख़ुद को नॉर्मल ज़ाहिर करना चाहता हो। इसका दिल गदास होने लगा। चंद लम्हे की सोच विचार के बाद इसने महसूस किया वो खातून को इस कैफियत में घिरे छोड़कर नहीं जा सकेगी। इसलिए इसने कोशिश कर लेना ही मुनासिब समझा, क्योंकि वो खुद इस वक्त खाली हाथ थी। इसलिए कदरे शर्मिंदा होते हुए इसने पैसों की तरफ इशारा किया तो उन्होंने झट से पैसे इसे थमा दिए। हाँ हाँ ये लो, और सुनो 2 लेकर आना। वो खातून एकदम बहुत एक्साइटेड हो गई थी। वो कंधे उचकाकर मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। वाकई ये सड़क मेन रोड से जा मिली थी जहां आइसक्रीम पार्लर पे इस वक्त खासा रश था। बहरहाल जैसे तैसे आइसक्रीम लेकर वो तेज से इस कदम उठाती दोबारा इस खिड़की पर पहुंची। खिड़की बंद हो चुकी थी। इसने चंद लम्हे सोचने के बाद बहुत आहिस्तगी से खिड़की पे दस्तक दी। खिड़की के दोनों पट फौरन ही खुल गए थे।
आ गई तुम, इनकी आंखों में खुशी की चमक लहराई। जी, इसने जवाबी मुस्कुराहट के साथ शॉपर इनके हाथ में देते हुए ज़रा की ज़रा इनके अकब में निगाह दौड़ाई। वो गालिबन इस वक्त व्हील चेयर पर बैठी थी। पूरा कमरा इस वक्त दूधिया रोशनी से भरा हुआ था। एक तरफ बेड था जिस पर साफ सुथरी बेशकन चादर बिछी हुई थी। इसके साथ एक बेडरूम रेफ्रिजरेटर था। बस एक नज़र में वो इतना ही देख पाई थी। खातून ने इसे रुकने का इशारा किया और कप निकालकर इसकी तरफ बढ़ा दिया। वो झिझक सी गई। नो थैंक्स, मैं अब चलती हूँ। अरे लोना, मैं जब तुम्हारी उम्र की थी तो एक वक्त में 1 लीटर पैक खा जाया करती थी। इनकी मुस्कुराती आवाज़ में बुढ़ापे की मखसूस लर्जिश थी। इसने कप हाथ में ले लिया। बेटी अंदर आ जाओ ना, दोनों मिलकर खाते हैं। घर में इस वक्त कोई भी नहीं। इन्होंने अपने पोपले मुंह में आइसक्रीम भरते हुए इसे अंदर आने की दावत दी। घर में इस वक्त कोई भी नहीं। वो बुरी तरह चौंकी। वो औरत इतनी मोहम्मद थी कि इन्हें तन्हा छोड़ने का तस्वर भी नहीं किया जा सकता था। अरे हाँ, वो है ना, नर्स सो रही है। बल्कि सोना क्या है, ऊँग रही होगी। मेरा पोता है ना, इसने रखी है मेरी देखभाल के लिए। वो ख्वामखा ही हंसने लगी। देखभाल के लिए रखी है और ऊँग रही है, इसने दिल ही दिल में सोचते हुए तासुब से सर हिलाया, मगर दानिस्ता मुँह से कुछ न कहा। वो बेचारी तन्हाई से बेजार लग रही थीं, इसीलिए बात को तूल देने लगती थीं। जबकि इसे ये एहसास बुरी तरह सताने लगा था कि वो काफ़ी देर से घर से निकली हुई है। आ जाया करो कभी कभी, कोशिश करूँगी। इसने बाइक के अंदाज में हाथ हिलाया और वहाँ से चल पड़ी। चंद कदम आगे जाकर इसने देखा वो खातून किसी नदीरे बच्चे की तरह आइसक्रीम पर टूट पड़ी थीं। इसे इन पर और इनकी मासूमियत पर टूट कर प्यार आ रहा था। कैसी अजीब चीज़ है ये बुढ़ापा। अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात की तकमील के लिए इंसान को दूसरों का मोहताज बनना पड़ जाता है। इसने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर सर झटक कर आइसक्रीम से लुत्फानंदोज होती घर की तरफ चल दी। कई दिनों की छुट्टियों के बाद इसने आज यूनिवर्सिटी जाना था, इसलिए सुबह ही सुबह इंतहाई उजलत में ढेरों काम निपटाते हुए वो खासे झंझला गई थी। इस पर शोभी अभी तक बिस्तर में पड़ा ईंट रहा था। वो 2-3 मरतबा इसके कमरे में झांक आई थी, मगर इसका शायद बिस्तर से बाहर आने को दिल ही ना चाह रहा था। शोभी, जल्दी से उठ जाओ गधे, वरना मैं तुम्हें मार बैठूंगी। आज कॉलेज जाने का इरादा नहीं है तुम्हारा? आखिरी मरतबा इसका कंबल खींचते हुए वो चीख पड़ी थी। बजा फरमाया आपने, मुझे वाकई आज कॉलेज नहीं जाना। इसने इत्मीनान से कंबल दोबारा अपने ऊपर तान लिया। मगर क्यों? इसलिए कि कदर खो देता है रोज़ का आना जाना। ज़्यादा मस्खरियाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं, फ़ौरन से पेशतर उठ जाओ, तुम खुद भी लेट होगे और मेरा पहला पीरियड भी मिस कराओगे। वो इसे डांटती हुई बाहर निकल गई। तब वो बेदिली से कंबल हटाकर उठ खड़ा हुआ। क्या मुसीबत है आज फिर कॉलेज? कैसा हसीन दिन होता है वो जब कॉलेज जाना नहीं पड़ता। हद होती है नालायकी की भी। दुनिया चांद के बाद मरीख पे जा पहुंची है और तुम्हारे कॉलेज जाने से जान निकल रही है। वो न जाने कहाँ से इसकी बात सुनकर चिल्लाई। अगर चांद और मरीख पर ये बड़ी बड़ी एनकों वाले खौफनाक प्रोफेसर होते ना, तो शायद वहाँ जाते हुए भी सबकी जान ही निकलती। वो बड़बड़ाता हुआ बाथरूम में घुस गया और जब तौलिए से गीले बालों को रगड़ता हुआ बाहर निकला तो मोबी दोनों हाथ सर के नीचे रखे बेड पे चित लेटा न जाने किस सोच में गुम था। ये तुम्हें क्या हुआ है? इसने ड्रेसिंग टेबल से ब्रश उठाते हुए आईने में मोबी के अक्स को देखा। मैं एक बात सोच रहा हूँ। मोबी का अंदाज मुफक्किराना था। थैंक गॉड इंसानों वाली कोई एक सिर्फ तो नजर आई तुम में। शोभी ने बाल बनाकर आईने में अपना जायजा लिया और शर्ट के बटन बंद करने लगा। वैसे सोच क्या रहे थे? मैं सोच रहा था कि सब लोग तो चांद और मरीख पर जा रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? चीचू की मलियाँ, शोभी ने फट से कहा। मोबी का मुंह बन गया। नहीं, चलो फिर लालू खेत चले जाना, शोभी ने घड़ी का स्ट्रैप बंद करते हुए कहा। हद करते हो शोभी, क्या हमारी यही औकात रह गई है? मोबी जल भुन गया। अच्छा चलो फिर हम सूरज पर चले जाएंगे, लेकिन वो तो गर्म होता है। कोई बात नहीं, हम रात को चले जाएंगे या फिर सर्दियों में। शोभी ने अपनी जहानत पर खुश होते हुए ढेर सारा परफ्यूम खुद पर उंडेला। शोभी, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, कब ख़त्म होगी तुम्हारी ये फजूल बकवास? बाहर से फाइल में पेपर लगाते हुए वो चीखी। मेहरू आपा, मैं तो खामोश हूँ, बस ये मोबी की ज़ुबान ही बंद होने में नहीं आ रही। इतनी खैर माकूल बातें करता है कि सुन सुनकर ना सिर्फ मेरा दिमाग खुश्क हो गया है, बल्कि बाल भी गिरने लगे हैं। इसने आखिरी दफ़ा बालों में ब्रश घुमाया। वैसे आपा, अगर बाल गिरने लगें तो क्या करना चाहिए? इसने लगे हाथों अपनी मालूमात में इजाफा करना चाहा। नीचे से हट जाना चाहिए, वो भुना कर बोली तो शोभी ने इसके मूड की खराबी का अंदाज़ा लगाते हुए मज़ीद सिंघार का इरादा मुलतवी किया और तेज़ी से फाइल और पेन के साथ बाइक की चाबी उठाकर बाहर निकल गया। यूनिवर्सिटी से वापसी पर वो लाइब्रेरी से ढेरों किताबें अपने साथ उठा लाई थी, ताकि गुज़िश्ता एक हफ़्ते के नोट्स और आज सर अफसार की दी जाने वाली असाइनमेंट तैयार कर सके। इसीलिए वो लंच के बाद किताबें लेकर स्टडी रूम में घुसी तो इसी वक्त बाहर निकली जब आंखों के साथ साथ सर और कमर भी बेहद थकन का शिकार हो गई। चूँकि शाम हो चुकी थी, इसलिए वो सोने का इरादा मुलतवी करते हुए बाहर निकल आई।
जहां दिन भर की जल्दी बलती सड़क अपने अंदर ठंडक समेटने लगी थी। सारे दिन की तपती धूप में झुलसते दरख्तों, पौधों, फूल पत्तों में रफ्ता रफ्ता जिंदगी की लहर सी दौड़ने लगी थी। तवील कामत दरख्तों की चोटियां अलबत्ता अभी तक तपश से आ रही बनफिशी किरणों की जद में थीं। वो यूं ही सुरमई शाम की ठंडक से लुत्फानंदोज होती आगे बढ़ती चली गई। तभी मोड़ काटते हुए इसकी नज़र बेख्तियार व बिला इरादा ही इस खुली खिड़की पर जा पड़ी, जहां वो मोमर खातून आज भी सफ़ेद संगमरमर के मुजस्मे की तरह खिड़की के चौखटे में साकित बैठी थीं। वो सड़क क्रॉस करके इनके पास जा खड़ी हुई। हेलो, इसने बशार से अंदाज में कहा तो वो चंद लम्हे ऐसे नफीस फ्रेम में लगे अक्सों से घूरती रहीं और फिर एकदम मुस्कुरा दी। ओहो, तुम तो वही हो आइसक्रीम वाली, है ना? इनके इतनी जल्दी पहचान लेने पर महर निगार को खुशगवार हैरत का एहसास हुआ। इसका मतलब है कि मोहतरमा की नज़र और याददाश्त इस उम्र में भी गज़ब की है। इसने दिल ही दिल में सोचा, बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ ना। इन्होंने फ़ौरन इसे दावत दे डाली और अभी वो कुछ बोल भी ना पाई थी जब वो दोबारा इसरार करने लगी। तुम्हें चक्कर लगाकर सामने से नहीं आना पड़ेगा, यहाँ पीछे भी एक दरवाज़ा है, मैं नर्स से कहती हूँ वो दरवाज़ा खोल देगी। इनके लहजे में महसूस किया जाने वाला इसरार था। वो चलने में के लिए शशपंज में पड़ गई। इस वक्त मेरे और नर्स के सिवा घर में कोई भी नहीं होता, आ जाओ तुम, इन्होंने इससे कहा और फिर दूसरी तरफ मुँह करके नर्स को पुकारने लगी। क्या हर्ज है, इसने एक लम्हे में फैसला किया और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। यह दरवाज़ा पिछली तरफ के लॉन में खुलता था। यहाँ आओ, यहाँ मेरे पास बैठो। तन्हाई से उकताई हुई खातून की आंखों में दूसराहट के एहसास ने चमक सी भर दी थी। इसे सामने पाकर वो निहाल हो गई थीं। क्या नाम है तुम्हारा? वो अपने बूढ़े सर्द कपकपाते हाथों में इसका हाथ लेकर इसकी तरफ झुक आईं। महर निगार, लेकिन सब लोग मुझे महरू कहते हैं। माशाल्लाह, बहुत प्यारी हो तुम, बहुत मासूम सी हो। वो आंखें झपक झपक कर इसे देख रही थीं। झीम सी गई। आपने अपने बारे में नहीं बताया। मैं ग्रैंड माँ हूँ। मेरा पोता और ये नर्स मुझे यही कहते हैं। होता था मेरा भी कोई भला सा नाम, मगर अब याद भी करूँ तो क्या फ़ायदा। कहना तो सब ने मुझे ग्रैंड माँ ही है, तुम भी कह सकती हो। इन्होंने कदरे झिलाकर अपना तारुफ करवाया था, जबकि वह बगौर इन्हें देख रही थी। इन्होंने सफ़ेद नरम मगर इंतहाई कीमती कपड़े का लिबास पहन रखा था। इनके घुंघराले कटे हुए बाल इस कदर सफ़ेद थे कि एक एक बाल सफ़ेद दूधिया चांदी में गुंदा हुआ महसूस होता था। चेहरे के नकूर से अंदाज़ा होता था कि एक ज़माने में इनका हुस्न क़यामत ढाता होगा, मगर अब यह हाल था कि चश्मे के पीछे बूढ़ी आंखें बार बार धुंधला जाती थीं और वो बार बार ऐनक के अक्सों को साफ करते हुए कोसने लगती थीं। मुंह में दांत ना होने के बायस गाल अंदर को धंस गए थे और शायद इनकी उम्र का तकाजा था कि चेहरे की झुर्रियों में एक भली सी मासूमियत और मलाहत रच बस गई थी। सिल्वर ज़दा सफ़ेद नरम और मुलायम हाथ ऐसे थे कि जिनको छूने पर मैले होने का गुमान हो, मगर एक खफीफ सी लर्जिश और कपकपाहट इन हाथों में मुस्तकिल तौर पर डेरा डाले हुए थी। मजमूई तौर पर इन्हें देखते ही किसी सफ़ेद मोमी मुजस्मे का ख्याल आ जाता था और यही ख्याल इसके जहन के पर्दों पर उभरा तो इसने धीरे से नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं, मैं आपको ग्रैंड माँ नहीं कहूँगी। नहीं कहोगी? मगर क्यों? इसलिए कि मैं आपको मोमी कहूँगी। मोमी लो, ये भी कोई नाम हुआ भला? वो सर झटक कर मुस्कुराई। आपको नहीं अच्छा लगता तो ना सही, मगर मैं आपको मोमी ही कहूँगी क्योंकि आपका वजूद मोम के सांचे में ढला हुआ महसूस होता है। इसने अपनाइयत से इनके हाथ थामकर कदरे ज़िद्दी लहजे में कहा, अच्छा अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। अभी तो ये बताओ लड़की कि मैं किस चीज़ से तुम्हारी तवाज़ा करूँ? दूध शौक से पीती हो? इसने नफ़ी में सर हिलाते हुए महसूस किया कि इस ज़ईफ़ल अमरी के बावजूद इनकी तमाम हसियात पूरी तरह चार्ज थीं। नर्स, तुम जाओ महरू के लिए चाय बना कर लाओ। नर्स से मुखातिब होते हुए इनके लहजे में रोबो दबदबा दर आया था। इसे ख्वामखा आदत हो गई है हर वक्त मेरी निगरानी करने की, टों में लगी रहती है, इसीलिए मैंने इसे बाहर भेजा है। दरहकीकत मैं तुम्हारी तवाज़ा बहुत मज़ेदार चीज़ से करना चाहती हूँ। इन्होंने आगे झुककर इसके कानों में सरगोशी की। इनके इस हद तक राजदाराना लहजे पर वो अपने होठों पर आती मुस्कुराहट को बामुश्किल रोक पाई थी। वो न जाने किस चीज़ से इसकी तवाज़ा करना चाह रही थीं कि कभी बेताबी से खिड़की के बाहर झांकने लगतीं और कभी इसे नर्स की आमद का ख्याल रखने को कहतीं। तभी इन्होंने इशारे से किसी को अपनी तरफ बुलाया। महरू इनके सामने बैठी हुई थी। ज़रा सी गर्दन उठाकर इसने इस गंदी संदी बच्ची को देखा, जिसके उलझे हुए बाल लटों की सूरत इसकी गर्दन के अतराफ में झूल रहे थे। अम्मा, इसने आगे बढ़कर मोमी को पुकारा। हाँ हाँ, दे दो, मगर ज़रा जल्दी करो। मोमी ने कदरे उजलत में इससे कहा, ए लड़की, ज़रा इस बैग में से पैसे तो निकालना। जल्दी में वो गालबन इसका नाम भी भूल गई थी। इसने स्याह बैग खोला तो सो के कई नोट देखकर एक नोट अंदर से घसीट लिया, जिसे हाथ में लेकर मोमी ने बड़े गौर से इसे उलट पलट कर देखा और फिर खिड़की से बाहर खड़ी लड़की की तरफ मुतवज्जा हो गई। महरू ने भी गैर इरादी तौर पर इस लड़की पर नजरें जमा दी, जिसने बड़ी फुर्ती से सर से टोकरी उतार कर ज़मीन पर रख ली और फिर इसमें से कागज़ के चकोर टुकड़े लेकर इन पर उबले हुए छोले डालने लगी।
इसके बाद इसने टोकरी के एक तरफ से कपड़ा हटाया और बारीक कटी हुई प्याज छोलों के ऊपर डाल दी। इसके बाद इसके हाथों में लोहे का एक गोल डब्बा आया था जिसके ढक्कन में कई सुराख थे, और इन सुराखों से न जाने कौन से मसाला जात और नमक मिर्च छोलों पर फवार की सूरत बरसने लगे थे। सबसे आखिर में इस लड़की ने कटा हुआ लीमू उठाकर फुर्ती से नचोड़ा और फिर यह अखबार का टुकड़ा मोमी की तरफ बढ़ा दिया। मोमी ने किसी नदीदे बच्चे की तरह होठों पर जुबान फेरते हुए छोले इस लड़की के हाथ से लिए और 100 रुपये ऐसे देकर सीधी हो गई। वो बच्ची गालबन पहले भी आती जाती रहती थी, इसलिए नोट हाथ में दबोच कर फौरन ही वहां से उड़नछू हो गई। मेहरू, वहां से एक चम्मच और प्लेट पकड़ो और इस नर्स की फिक्र मत करो, वो इतनी फुर्तीली हरगिज नहीं, और वैसे भी इसे तो मौका चाहिए इधर उधर मटर गश्त करने का। मुझे यकीन है कि चाय का पानी चूल्हे पर खोल रहा होगा और वो पूरे घर में तांग झांग करती फिर रही होगी। हाँ भाई, कोई पूछने वाला जो नहीं, जो मन में आए करती फिरे। नर्स से इन्हें खुदा वास्ते का बैर लग रहा था। वो इनके सामने बैठी बड़े गौर से इनकी बात सुन रही थी, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि मोमी ने इसे सिर्फ चम्मच और प्लेट लाने के लिए कहा है। बाकी सब बातें तो शायद उन्होंने खुद से की थी। छोलों पर नज़र जमाए वो बड़बड़ाती चली गई, जबकि वो अपनी जगह से उठकर मतलूबा अशिया की तलाश में नज़र दौड़ाने लगी और फिर बेड की साइड टेबल की तरफ बढ़ गई जहाँ प्लेट, चम्मच, ग्लास, फ्रूट बास्केट और कुछ अदवायात पड़ी थीं। वो प्लेट और चम्मच हाथ में लेकर पलटी ही थी जब अचानक ही कोई खुले दरवाजे से अंदर चला आया। कमरे में कदम रखते ही इसकी नज़र खिड़की के पास बैठी मोमी और फिर इनके हाथ में पकड़ी इस सौगात पर जा पड़ी, तो वह चेहरे पर बरहमी के आसार लिए लंबे लंबे डग भरता इनके इंतहाई करीब चला आया। ये क्या है? इसकी बरहम निगाहें मोमी के भुखलाए चेहरे पे जम गईं। बच्चों की तरह अल्लम गलम चीज़ें खाने की तरफ ध्यान रहता है आपका, इसीलिए खांसी कंट्रोल नहीं होती। सारी रात खांसते हुए गुजरती है आपकी। अगर यही हालत रही तो शायद इस खिड़की पे तख्ते लगवाने पड़े मुझे। इसके दरशत लहजे ने मोमी पर तो न जाने क्या असर किया था, अलबत्ता मेहरू का दिल सीने में लरस कर रह गया था। वो चुपचाप बेड के पास खड़ी पलके झपकाती रही। आने वाले ने इनके हाथ से छोलो वाला अखबार लेकर बड़ी बेदर्दी से खिड़की के रास्ते बाहर दे मारा था और फिर बड़बड़ाते हुए वो इनके सामने कुर्सी पर ज़रा सा टिका और जेब से रुमाल निकालकर इनका हाथ साफ करने लगा, जबकि मोमी अपने हाथ पे नज़र जमाए साकित बैठी रहीं। और ये सिस्टर कहाँ है? दवा पी आपने? ये सवाल पूछते हुए इसकी कुशादा पेशानी पर शिकनों का जाल सा बिछ गया था। मोमी के नफ़ी में सर हिलाने पर वो इनके हाथ छोड़कर उठकर खड़ा हुआ। सिस्टर, सिस्टर, इसकी भारी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई थी। एक लम्हे के तवक्कुफ़ के बाद वो बेड की तरफ पलटा तो गालबन पहली मर्तबा किसी और की मौजूदगी का एहसास हुआ था। इसे मेहरू ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जा होते देखकर गैर इरादी तौर पर हाथ में पकड़े बर्तन अपने पीछे छुपा लिए। मवादा इसे भी इस कार्रवाई का हिस्सा समझकर डांट दिया जाए। आने वाले की ज़ीरक निगाहों से यह हरकत छुपी तो न रह सकी थी, मगर वह दानिस्ता इसे नज़रअंदाज करके इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। आपकी तारीफ, दोनों हाथ पुश्त पर बांधे वो इस्तेफामिया नज़रें इस पर गाढ़े सामने आ खड़ा हुआ था। जी, वो मैं, वो अच्छी खासी बोल्ड लड़की थी, मगर इस लम्हे न जाने क्यों पजल सी होकर मोमी की तरफ देखने लगी। सर, ये ग्रैंड माँ से मिलने आई थी। सिस्टर बरवक्त कमरे में आई थी। इसने यूं ही खड़े खड़े गर्दन मोड़कर सिस्टर को देखा और गालबन इसके हाथ में चाय का कप देखकर इसने खुद ही अंदाज़ा लगा लिया था कि वो इस वक्त कहाँ से और क्यों आ रही है। एक्सक्यूज़ मी, इसने सर तापा इसे देखकर कहा तो वो फ़ौरन 2 कदम परे खिसक गई। इसने आगे बढ़कर साइड टेबल से 2 सिरप उठाए और फिर गालबन चम्मच की तलाश में नज़र दौड़ाई थी। मेहरू ने कदरे खिसियाकर चम्मच वाला हाथ इसके सामने किया तो वो इससे चम्मच लेकर दोबारा मोमी की तरफ पलट गया और फिर जैसे ही इसने सिरप चम्मच में उंडेले थे, मोमी ने मेकानकी अंदाज से झट से अपना मुंह खोल दिया, मगर इनके चेहरे के तासुरात ऐसे थे कि मेहरू को इन अदवायात की कड़वाहट अपने हलक में महसूस हुई थी। आई थिंक अब आपको आराम करना चाहिए। इसने सिरप नर्स को थमाए और फिर मोमी को बिस्तर तक ले जाने की हिदायत देता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। मेहरू ने इसके चले जाने पर खुलकर सांस लिया तो नर्स के होठों पर दबी दबी से मुस्कुराहट उभर आई। मेरा ख्याल है अब ये प्लेट रख दें। इसने इसके हाथ में पकड़ी प्लेट की तरफ इशारा किया तो इसने सटपटा कर प्लेट टेबल पर रख दी। आइए ग्रैंड माँ, मैं आपको बिस्तर पर लिटा दूँ। नर्स बड़ी मुस्तादी से मोमी की तरफ बढ़ी, मगर जवाबन इन्होंने इसे बुरी तरह डपट दिया। अच्छा अच्छा, लेट जाऊँगी, तुम काम करो अपना। मोमी, मैं अब जाऊँ? इस शख्स की आमद ने इसे अच्छा खासा बदमज़ा कर दिया था, इसलिए फ़ौरन ही इनसे इजाज़त मांगने लगी। अरे बैठो तो सही, तुमने तो अभी चाय भी नहीं पी, शायद वह आज की आमद से घबरा गई हो। इसको तो आदत है यूं ही बोलने की, वैसे मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, मेरा ख्याल भी रखता है। अब देखो ना, मुझे खुद ही सोचना चाहिए था कि ऐसी चीज़ें सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं। मोमी एक तवातर से बोलना शुरू हो गई थीं। मेहरू समझ नहीं पाई वो इसे बहला रही हैं या खुद को। फिर वो कुछ देर इनके पास बैठी बस इन्हीं की बातें सुनती रही
और इन्हें आराम करने की ताकीद और दोबारा आने का वादा करके लौट आई। कमाल है, अगर इसे मोहब्बत करना और ख्याल रखना कहते हैं तो फिर उकताहट व बेजारी के मायने क्या होंगे। वो सब बातें नरमी और सहूलत से भी कहीं जा सकती थी, जो इस शख्स ने इतने खुश लहजे में कहीं। मालूम नहीं बात लोगों को बेवजह की दहशत फैलाने का शौक क्यों होता है। वो ख्वामखा ही चिढ़ गई थी। दर हकीकत इसे वहाज का मोमी के साथ ये दुरुस्त रवैया एक आंख नहीं भाया था। वो तवील और भरपूर नींद लेकर जागी तो बजाय फ्रेश होने की तबीयत अजीब मुजमहल और उदास सी हो गई थी, जिससे पीछा छुड़ाने के लिए वो कितनी ही देर तक शावर के नीचे खड़ी रही और कदरे ताज़ा दम होकर ही बाहर निकली। बाल बनाने के बाद जब कमरे से बाहर आई तो घर में फैली खामोशी बता रही थी कि शोबी और मोबी क्लब जाने के लिए निकल चुके हैं। वो यूं ही चलती हुई कॉरिडोर में आ निकली। आज गर्मी में कुछ ज़्यादा ही शिद्दत थी, इसी वजह से सूरज गुरूब होने के बाद भी दरो दीवार से आग निकलती हुई महसूस हो रही थी, जिसे महसूस करते हुए इसने वापस पलट जाना चाहा, मगर इसी वक्त इसकी नज़र गुलाबों की क्यारी के पीछे टहलते मोबी पर पड़ गई। अरे वो एक लम्हे के लिए ठिठकी और फिर तेज से इस कदमों से इसकी तरफ बढ़ी, जो बंगले की दाहिनी दीवार के साथ साथ इसके देखते ही देखते बीसियों चक्कर काट रहा था। मोबी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसकी मुतहैयर आवाज़ पर मोबी जैसे करंट खाकर उछला और फिर तेज़ी से इसकी तरफ लपका। आपा, वो शक्ल से खासा घबराया हुआ लग रहा था। खैरियत तो है? ये तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है? वो इसे देखकर परेशान हो गई। आपा, तुम सिर्फ रंग की बात कर रही हो, यहाँ तो हाथों की चिड़ियाँ तोते और रूह तक परवास के करीब है। या अल्लाह, खैर हुआ क्या है? वो दहल सी गई। अभी पता चल जाएगा, इधर आओ ज़रा। इसने मेहरू का हाथ पकड़कर घसीटा और तकरीबन ज़बरदस्ती दीवार के साथ रखे स्टूल पर चढ़ा दिया, और वो तो शायद डर के मारे चीखती ही रह जाती अगर खड़े होते ही इसकी दीवार के दूसरी तरफ नज़र आम के दरख्त पर टंगे शोबे पर न जा पड़ती। तेज़ नस्वानी आवाज़ों पर इसने ज़रा चौंक कर अपना हैरत से खुला मुंह बंद किया और कदरे अचक कर दीवार के इस पार झांका, जहाँ 4 अदद नाजुक अंदाम हसीनाएं आस्तीनें चढ़ाए जबड़े बींचे कड़े तेवरों से शोबे पर नजर जमाए खड़ी थीं। मैं कह रही हूँ तुम शराफत से नीचे उतरो। लंबे कद वाली खासे गुस्से में थी। सॉरी, मुझे सिर्फ सीढ़ी से नीचे उतरना आता है। शोबी ने झट नीचे उतरने से इनकार कर दिया। इंतहाई बदतमीज़ इंसान हो तुम। थैंक्स फॉर द कम्प्लीमेंट। घंटे भर से उल्टी सीधी बकवास किए जा रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं जी, कमबख्त पास भी नहीं फटकती। देखो, मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ। लड़की का चेहरा लाल भभूका हो रहा था, जबकि बाकी तीनों दांत पीसते हुए गोया इसे कच्चा चबाने का मसमा मिरादा कर रही थीं। ओफो भाई, बहुत बेसब्री हैं आप, मुझे पकने तो दें, खुद ब खुद आपकी झोली में आ गिरूंगा। शोभी ने जज करने का कोई मौका नहीं गंवा रहा था। इसकी नौबत नहीं आएगी, हम कच्चे फलों की चटनियाँ बहुत खूब बनाते हैं। अब तुम भी देखो ज़रा। लड़की के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। वो तेज़ तेज़ कदमों से चलती क्यारी के पास जाकर झुकी तो मेहरू के अकब में खड़ा मोबी इसका इरादा भांप गया। आपा, कुछ करो, वो शोभी को नहीं छोड़ेंगी। मोबी रो देने वाला हो गया था। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो इनसे बच भी गया तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। शोभी की कतर कतर चलती जुबान ने इसे भी खोला दिया था। मगर आपा, मोबी मिनमिनाया। खामोश रहो तुम गधे। किस बेवकूफ़ ने मशवरा दिया था इसे वहाँ चढ़ने का? वो मोबी पर बरस पड़ी। जवाबन गधे ने बुदक कर 2 कदम पीछे हटते हुए इस बेवकूफ़ की तरफ इशारा कर दिया था, जो मज़े से दरख्त की मजबूत शाखों पर झूल रहा था। लास्ट वार्निंग है, नीचे उतरो वरना। दूसरी तरफ से चीख कर दी गई धमकी ने मेहरू को एक बार फिर अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। वरना क्या आप ऊपर आ जाएंगी? शोभी की तो बांछें खिल गई थीं, मगर अब के लड़की ने मौका देना मुनासिब नहीं समझा और हाथ में पकड़ा पत्थर पूरी कुव्वत से शोभी की तरफ उछाल दिया। पत्थर शोभी से कम से कम 2 फुट के फासले से गुजरा था। मेहरू ने अपना रुका हुआ सांस बहाल किया, मगर इस वक्त इसकी आंखें हैरत से फटने के करीब हो गईं जब शोभी फलक शगाफ हाई के साथ दरख्त से नीचे गिरा और लड़कता हुआ लड़कियों के कदमों में जा गिरा। जवाबन लड़कियां इस अचानक आफ्ताब पर चीख कर कई कदम पीछे हट गई थीं। ओ गॉड, मेहरू चकरा कर रह गई। शोभी को घास पर साकित पड़े देखकर एक लम्हे के लिए तो इसके दिल में यही आया कि यहीं दीवार पर से दूसरी तरफ कूद जाए, मगर फिर फ़ौरन ही ख्याल आ गया कि इतनी बुलंदी से गिरने पर तो शायद इसके हलक से चीख भी ना निकल सके, और चूंकि इसे चुपचाप दुनिया से गुजरना पसंद नहीं था, इसलिए वो गिरती पड़ती स्टूल से नीचे उतरी और मोबी का हाथ थामकर इसकी क्या हुआ को नज़रअंदाज करके गेट से बाहर निकलती चली गई। जिस वक्त वो दोनों साथ वाले गेट में दाखिल हुए, वो चारों लड़कियां बामुश्किल लंबे तरंगे शोभी को उठाए एक कमरे में घुस रही थीं। सो इसने भी मोबी के साथ इनकी तकलीद की थी। गॉड प्लीज़ हेल्प मी, क्या हो गया इसे? अगर पापा को पता चल गया तो? कमरे के दरवाजे पर रुक कर इसने अंदर झांका तो फौरन ही समातों से ये मुल्तजी आवाज़ टकराई थी। वो चारों लड़कियां इस हद तक मोहताज हो रही थीं कि इसी की खुनकी को नज़रअंदाज किए शोभी को अपना दुपट्टा झल रही थीं। दूसरी गालबन पानी में ग्लूकोज मिला रही थी।
तीसरी नाक पर दुपट्टा रखे शोभी के जूते उतारने की कोशिश में मसरूफ़ थी, जबकि चौथी लड़की दोनों हाथ फिजा में झलते हुए हाय अल्लाह का विर्द कर रही थी। यार देख लो सांस भी आ रहा है कि नहीं। चौथी ने हाय अल्लाह का विर्द छोड़कर अपनी बड़ी बड़ी आंखों को शरकन गरबन हरकत दी। नहीं, हाँ, पता नहीं, शायद रुक रुक कर आ रहा है। वो बहुत कंफ्यूज लग रही थी। दिल की धड़कन चेक करो, कहीं बंद तो नहीं हो गया। नहीं, वो तो बहुत तेज़ तेज़ धड़क रहा है। चौथी ने अपने सीने पर हाथ रखकर जवाब दिया, बदतमीज़, मैं तुम्हारी नहीं इस लंबू की बात कर रही हूँ। एक्सक्यूज़ मी। किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा ना पाकर इसने पुकारा तो चारों लड़कियां बुरी तरह चौंक गईं। जी, वो मैं शोभी। इसके कुछ समझ में ना आया तो घबराकर जोर से शोभी को आवाज़ दे डाली। शोभी की बंद आंखें पट से खुल गईं। आपा। इसे झटपट उठते देखकर लड़कियों की जोरदार हाँ कमरे में गूंजी तो वो मजीद घबरा गया। आपा, जस्ट अ मिनट आपा, प्लीज़ यहाँ नहीं मेरी प्यारी आपा। मेहरू को दोनों आसीने चढ़ाकर अपनी जानिब बढ़ता देखकर वो बुरी तरह सटपटाया और इसके करीब पहुंचते ही वो एक झटके से अपनी जगह से उठा और राह में खड़ी हक्का बक्का लड़की को इसकी तरफ धक्का देकर खुद एक जस्ट में कमरे से बाहर निकल भागा। लड़की के मेहरू से टकराते हुए बकिया मंजमंद वजूद भी मुहतरक हो गए। तो क्या ये सब झूठ था? वो लड़कियां कोर्स में चीखी तो वो घबरा कर वहीं बेड पर बैठ गई। प्लीज़ आहिस्ता बोलें वरना हो सकता है ये ग्लूकोज मुझे पीना पड़ जाए। इसके सहमे सहमे अंदाज पर वो लड़कियां कुछ लम्हे मुकम्मल संजीदगी से इसे घूरती रहीं और फिर खिलखिलाकर हंस दीं। और पौन घंटे बाद इनसे मुकम्मल दोस्ती के बाद वो और मूबी वहाँ से वापस आए तो शोभी के ही जूतों को इस पर इस्तेमाल करने के लिए तैयार थे। मैंने एक इंसान को ही जन्म दिया था, मुझे नहीं मालूम कि कब और कैसे वो इंसान पैसा बनाने वाली मशीन में बदल गया। आसाइश व सहूलियात की कमी तो पहले भी ना थी, ज़िंदगी बहुत आसानी से बिताई जा सकती थी, मगर मेरे बेटे ने ज़िंदगी गुजारने के नज़रिए को रिजेक्ट कर दिया। इसका ख्याल था कि अगर जीना है तो इस रस भरी ज़िंदगी की एक एक बूंद को निचोड़ लेना चाहिए और इसने ऐसा ही किया। ज़िंदगी की हर खूबसूरती को बुरी तरह नोच खसोट कर हासिल किया, मगर सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए। वो ज़िंदगी जो किसी चहकते परिंदे की मानिंद धनक के तमाम रंग अपने परों पर समेटे हालात के जर्दो सब्ज़ मौसमों से लुत्फ़अंदोज़ हुआ करती थी, एक बदशक्ल और लाग़र परिंदे की तरह वक्त की दहलीज पर पड़ी पर फड़फड़ाती रह गई मेरे लिए। और फिर एक रोज़ वो तमाम माल असबाब समेट कर यहाँ से चलता बना। ये मुल्क इसके रहने के काबिल नहीं रहा था। किसी गैर मुल्क में पैसा इन्वेस्ट करके इसे लौट के लवाना था। वो चाहता था मैं भी इसके साथ चलूं और वहाँ किसी ओल्ड हाउस की रौनक में इजाफा करूं। मैं इसे हुक्म नहीं दे सकी थी, बस मिन्नत की थी कि मुझे यहीं रहने दो। और मालूम नहीं वहाज के दिल में मेरे लिए हमदर्दी उमड़ आई थी या कोई और वजह थी। बाप की नाराज़गी की परवाह किए बगैर वो यहीं रह गया। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, बहुत ख्याल रखता है मेरा। बस इसकी क्लास ने इसकी जो तरबियत की है वो इसे मेरे पास आने नहीं देती, मेरे पास बैठने नहीं देती। मोमी की नम आंखों में डोलता हसरत अमेज़ दुख कतरा कतरा इसके दिल में उतर रहा था। बाहर डूबते सूरज से नज़रें हटाकर इसने मोमी को देखा। वो अपने आप में पूरी तरह गुम थी। इसने नज़रों का जाविया बदलकर सिस्टर जकिया को देखा। इसके चेहरे पर बेजारी थी। वो न जाने कितनी बार ये कहानी सुन चुकी थी, इसीलिए बगैर किसी रिस्पॉन्स दिए मोमी की पुंडलियों से ढलके हुए गोश्त और पाँव पर मालिश किए जा रही थी, जिनमें कल देर तक बैठे रहने से दर्द महसूस होने लगा था। कमरे में फैली दबेस खामोशी तवालत इख्तियार करने लगी तो वो एक बार फिर मोमी की तरफ मुतवज्जा हो गई। मोमी, सारा दिन आप क्या करती रहती हैं? फिल्में देखती हूँ, नाचती हूँ, कूदती हूँ, रिसाले पढ़ती हूँ, बोर हो जाऊँ तो गाड़ी लेकर घर से निकल जाती हूँ। हाय, इसने गड़बड़ा कर इन्हें देखा। वो तो बस यूं ही बेख्याली में ही पूछ बैठी थी, मगर मोमी के बुरी तरह झुल्ला उठने पर वो खिसियानी सी हंस दी। अरे मोमी, मैं तो बस यूं ही, हाँ, जैसे तुम तो नहीं जानती कि मैं सारा दिन क्या करती हूँगी। सुबह उठती हूँ तो खिड़की की चौखट संभाल लेती हूँ। सामने घरों से निकलते बच्चे, दफातर के लिए निकलते बड़े, क्लब और पार्टीज में शिरकत करने वाली नक्सक से दुरुस्त खवातीन जब यूं ही घड़ी भर मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए दूर ही से मुस्कुराकर मुझे विश करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वहाज को इस बात पर भी एतराज़ होता है कि मैं सांस लेने को भी ये खिड़की क्यों खुली रखती हूँ। इसका ख्याल है कि मैं बुढ़ापे की इस स्टेज पर आकर खुद तरसी का शिकार हो गई हूँ और ख्वामख्वाह दूसरों की तवज्जो समेटने की कोशिश करती हूँ। मोमी की आंखों में धुंध सी उतरने लगी तो वो कपकपाते हुए हाथों से ऐनक उतारकर इसके अज़ों को रगड़ने लगी। महरून ने ज़रा सा आगे झुककर बहुत अपनायत और नरमी के साथ इनकी आंखों की उम्र रसीदा नमी को अपनी हथेलियों में जज्ब कर लिया। हाँ, अब साफ दिखने लगा है। मोमी हंसी थी, लेकिन आवाज़ की लर्जिश पहले से कुछ और बढ़ गई थी। वो चलने में चुपचाप सिस्टर जकिया को उठते देखने लगी और फिर गोया हुई। इसके बाद मैं सो जाती हूँ या इसी चेयर पे बैठी ऊँगती रहती हूँ।
कभी ज़्यादा ही तबीयत बेजार हो तो फिर नर्स से कोई अच्छा सा नावल पढ़वाती हूँ, मगर इसकी ज़ुबानी नावल सुनना भी एक तकलीफदेह अमल है। सत्यानाश कर देती है रोमांटिक जुमलों का। हीरो हीरोइन के डायलॉग भी यूं बोलती है जैसे डॉक्टर और मरीज़ के मकालमे। मोमी के अंदाज पर वो बेख्तियार मुस्कुरा दी थी। मोमी, क्या सिस्टर ज़किया 24 घंटे यहीं रहती है आपके पास? नहीं, वह आज घर आए तो 2 घंटे के लिए चली जाती है अपने घर, और इसके बाद फिर मेरे सर पर मुसल्लत हो जाती है। वैसे अच्छी है बेचारी, जैसे भी है मुझ बुढ़िया की देखभाल तो कर रही है ना, वो अपनी किसी ज़रूरत के एवज़ ही सही। पल भर में इनके चेहरे पे नर्स के लिए नरम तासुरात उभर आए थे। तुम उकता तो नहीं गई मेरी बेसुरूपा बातों से? इन्होंने चश्मा दुरुस्त करते हुए बगौर से देखा, जो कालीन पर कुशन संभाले घुटनों पर ठुर्री टिकाए चुपचाप इन्हें देख रही थी। मोमी की बात पर इसने ज़रा सा चौंकते हुए इन्हें देखा और फिर मुस्कुराते हुए धीरे से नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं, मुझे तो आपकी बातें सुनना अच्छा लगता है। अरे जाओ, क्यों मुझ बुढ़िया से झूठ बोलती हो? झूठ नहीं मोमी, सच कह रही हूँ। इसके पुरयकीन लहजे पर मोमी जैसे निहाल हो गई। न जाने क्यों इस उम्र में बोलने को बहुत दिल चाहता है। ढेरों बातें नोक जुबान पर मचलती रहती हैं। माजी एक खूबसूरत फिल्म की माने जहन में चलता रहता है। जी चाहता है हम बोलते रहें और बाकी सब सुनते रहें, और मैं ऐसा ही करती हूँ। सारा दिन बोलती रहती हूँ, कभी ध्यान में और कभी बेध्यानी में, और ये नर्स कभी सुनती है और कभी खराटे लेने लगती है। तब फिर मैं इन दीवारों से बातें करती हूँ, इन दरवाज़ों और खिड़कियों से, दरवाजे से झांकती अनार की टहनी से, और कभी एसी की नामालूद खुनकी से। मैं कहती रहती हूँ और ये सब सुनते रहते हैं। वो भी कह रही थी और इसे याद आने लगा कि दादी अम्मा भी तो हर वक्त यूं ही बड़बड़ाती रहती थी, और वो इनसे इतनी अटैच थी कि फ़रागत पाते ही इनके कमरे में जा घुसती और फिर घंटों इनकी 1000 बार सुनाई हुई बातों को एक बार फिर सुनने लगती। कभी इनकी नसीहतों को पल्ले से बांधती तो कभी अपने ही ख्यालों में खो जाती। और इसके ताया के बच्चे शोभी और मोबी के साथ इसका कितना मजाक उड़ाया करते थे। क्या तुम में भी दादी जैसी बुरी रूह आ समाई है? वो कहते और ये चिढ़ जाती। और तो और कई बार डैडी भी इसे दादी की इतनी केयर करते देखते तो कहते, भाई बहन निगार बड़ी हो जाए तो हम इसे एक ओल्ड हाउस बना कर देंगे। जी हाँ, और फिर चलते फिरते जहाँ कोई कोई बुजुर्ग नज़र आया इसे मेहरू के हवाले कर देंगे। कोई और कहता तो वो रोहानसी हो जाती। डैडी, इसमें मजाक उड़ाने की क्या बात है? मुझे अच्छा लगता है दादी माँ से बातें करना। मैं कमरे में तन्हा हूँ तो मुझे बहुत वहशत होने लगती है और मैं फ़ौरन बाहर निकलकर सब में घुल मिल जाती हूँ। और क्या दादी को हम सिर्फ इसलिए तन्हा छोड़ दें कि वो बूढ़ी हो चुकी हैं, हमारी एक्टिविटीज़ में शरीक नहीं हो सकती? और वह सब इसे इस कदर हसास होते देखकर इससे माजरत करने लगते। वो अपने ही ख्यालों में इस तरह खोई कि जब किसी ने इसका कंधा होले से छुआ तो वो बुरी तरह चौंक गई। मोमी बातें करते करते ऊँगने लगी थी और सिस्टर ज़किया इसे बाहर आने का इशारा कर रही थी। वो बहुत आहिस्तगी से उठ खड़ी हुई और फिर सिस्टर से चंद एक इधर उधर की बातें करके वापसी के लिए बाहर निकल आई। कई रोज़ हो गए थे इसे मतवातर मोमी के पास आते हुए, और हर रोज़ ही वो वहाज की आमद से कबल लौट आया करती थी कि पहली ही मुलाकात में वो शख्स इसे खासा रूड लगा था। इसका ख्याल था कि हो सकता है वो इसकी रोज़ाना वहाँ आमद को पसंद न करे, इसलिए आज भी इसने ऐसा ही किया था। डैडी का फ़ोन आया था, वो आज आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी से घर पहुंचते ही मोबी ने इसे इत्तला दी तो वह एकदम चीख उठी। क्या वाकई? हाँ भाई, मोबी ने इसका खुशी से झिलमिलाता चेहरा देखकर इस बात में सर हिलाया तो वो फ़ौरन ही अपने कमरे में घुस गई। कितने ही दिन हो गए थे डैडी की शक्ल देखे। एक दो बार आई भी तो महज चंद घंटों के लिए। फ़ोन पर अलबत्ता हर दूसरे तीसरे दिन बात हो जाती थी। यहाँ पर फैक्ट्री में काम शुरू हो चुका था, इसीलिए उम्मीद थी डैडी मुल्तान से अपना सारा बिजनेस समेट कर यहाँ चले आएंगे। वो शावर लेकर फ्रेश होने के बाद किचन में चली आई। डैडी को हलीम बहुत पसंद थी, सो इसने रात के खाने पर हलीम बनाने का ही इरादा कर लिया और बड़ी तनदही से मसरूफ़ हो गई। और इस वक्त इसका काम इख्तिताम पजीर होने को था जब मिसेज़ आफाक चली आईं। यूं ही आते जाते एक दो मुलाकातों में वो इसके साथ खासी बेतकल्लुफ़ हो चुकी थी। क्या हो रहा है भाई? सलाम दुआ के बाद इन्होंने फ़ौरन पतीले में झांका। डैडी आ रहे हैं आज, इनके लिए हलीम पका रही थी, इसने मुस्कुराते हुए बताया। ओ गॉड, तो क्या सारा दिन यूं ही गर्मी में खड़ी रही हो? वह हैरत से बेहाल होने लगी। भाई ये तो बहुत मेहनत तलब काम है, खानसामा से कह दिया होता ना। पहली बात तो ये कि खानसामा फ़िलहाल दस्तयाब ही नहीं, और दूसरी बात यह कि इसकी मौजूदगी में भी खाना खुद ही तैयार करती हूँ, वो तो बस हेल्पर का काम देता है। हाँ, मेहमान वगैरह आए हों तो और बात है। इसने बर्नर बंद किया और मिसेज़ आफाक को साथ लिए ड्राइंग रूम में चली आई। अजीब मंतक है भाई,
मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी में शायद ही चाय कॉफ़ी के सिवा कोई और डिश बनाई हो। मैं तो कहती हूँ आखिर ये रुपया पैसा किस काम का, जब इंसान अपने लिए कोई सहूलत ही ना खरीद सके। इन्होंने कोल्ड ड्रिंक हाथ में लेते हुए मुंह बनाया। ये बात नहीं है मिसेज़ आफाक, मुझे अपनी घर वालों के लिए ये सब करना अच्छा लगता है। इन छोटे मोटे कामों से एक दूसरे की चाहत और अपनायत का एहसास बंधा रहता है। और शायद ये मोहब्बत का ही एजाज़ है कि तीनों वक्त खाने की मेज़ पर हम में से कोई एक फ़र्द भी गैर हाजिर नहीं होता, सिवाय किसी अशद मजबूरी के। मोबी और शोबी कहीं भी झक मार रहे हों, खाने के वक्त घर में मौजूद होते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम होता है कि इनकी बहरू आपा ने इनके लिए बहुत मोहब्बत और मेहनत से खाना तैयार किया होगा। और मेरी ज़रा सी तवज्जो के बदले में वो मेरी इतनी केयर करते हैं कि मैं ख़ुद को आसमानों पर उड़ता हुआ महसूस करने लगती हूँ। इसके लहजे से मोहब्बतों का मान छलक रहा था और मिसेज़ आफाक इसके चेहरे पर नज़रें गाड़े सोच रही थीं। शायद ये ठीक कह रही है कि अपनायत और चाहत के ये रंग जो इसके चेहरे को गैर मामूली हुस्न अता कर रहे हैं, ये तो शायद किसी दौलत से नहीं खरीदे जा सकते। वाकई ये तो सिर्फ मोहब्बतों का एजाज़ है, रिश्तों की देन। कहाँ खो गई मिसेज़ आफाक? हाँ, इसके पुकारने पर वो बुरी तरह चौंकी। भई मैं ये कह रही थी कि अगर आपके आसपास कोई ऐसी औरत हो जो रोज़ाना डस्टिंग वगैरह कर जाया करे तो मुझे बहुत सहूलत हो जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे पास जो मुलाज़मा काम करने आती है वो काफ़ी फुर्तीली है, मैं इसे भिजवा दूंगी तुम्हारी तरफ। वो बात करते करते उठ खड़ी हुई। वैसे एक बात कहूँ, वो जाते जाते पलट कर इसकी तरफ आ गई। इस पूरी कॉलोनी में तुम्हारी उम्र की कोई लड़की शायद ही ऐसे सोचती हो। वो मुतासर कुन लहजे में कह रही थी। इसे मैं अपनी तारीफ़ समझूं या? वो बिला वजह ही हंसी तो इसकी अधूरी बात को समझते हुए मिसेज़ आफाक भी मुस्कुरा दी। हाँ बिल्कुल, तुम्हें ऐसा समझने की पूरी इजाज़त है, इन्होंने कहा। तो फिर वो इन्हें गेट तक छोड़कर मम्मी के कमरे में चली आई। क्या हो रहा है मम्मी? इसने पहले खुले दरवाजे से अंदर झांका और फिर खुद भी चली आई। मम्मी अपना वार्डरोब खंगाल रही थी। कुछ नहीं, बस कुछ कपड़े निकाल रही थी। मेरा ख्याल है तुम्हारे डैडी आए तो इनके साथ आसपास के एक दो घरों में हो आऊँ। अब यहाँ रहना है तो जान पहचान तो बनानी पड़ेगी ना। मम्मी ने बहुत मगन से अंदाज में जवाब दिया तो वो बस इस बात में सर हिलाकर उठ गई। तुम भी चलना ना हमारे साथ, देखूंगी अगर मूड बना तो। वो कंधे उचकाकर बाहर निकल आई। चंद लम्हे यूं ही इधर उधर देखने के बाद अचानक ही एक ख्याल इसके जहन में आया तो इसे अमली जामा पहनाने को वो किचन में चली आई और फिर एक डोंगे में हलीम डालकर मोमी की तरफ चली आई। खिड़की आज खिलाफ तवक्का बंद थी। इसने बहुत आहिस्तगी से दस्तक दी। दूसरी दस्तक पर खिड़की के दोनों पट खुल गए थे। बंदी बंदी आंखों से मोमी ने बाहर झांका। वो शायद यहीं बैठे बैठे ऊँगने लगी थी, इसीलिए आंखों में हल्की सी सुर्खी थी। मोमी जल्दी से दरवाज़ा खुलवाएं, आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लेकर आई हूँ। अच्छा लेकिन है क्या? इनके लहजे में इश्तियाक दर आया। हलीम लाई हूँ। इसने डोंगा इसकी नज़रों के सामने लहराया। मोमी ने बड़ी बेसब्री से होठों पर जुबान फेरते हुए पलटकर नर्स को पुकारना चाहा, लेकिन फिर कदरे झंझलाकर इसकी तरफ झुकी। वो तो सो रही है, एक लिहाज से अच्छा ही है। उठ गई तो हलीम चखने भी नहीं देगी मुझे। ऐसा करो यहीं खिड़की से ही अंदर आ जाओ। इनकी अनोखी तरकीब पर वो गड़बड़ा सी गई। लेकिन मोमी, ओफो भाई आ जाओ ना, कुछ नहीं होता, मगर ख्याल से खटका ना होने पाए। मोमी के इसरार पर इसने दाएं बाएं देखा। फिलहाल तो आसपास कोई भी मौजूद ना था, तो दिल खड़ा करके इसने डोंगा मोमी को थमाकर दोनों हाथ मजबूती से खिड़की की चौखट पर जमा दिए। खिड़की चूँकि ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं थी, इसलिए एक ही कोशिश में वो कमरे के अंदर थी। वाह भाई, खासी माहिर लगती हो। मोमी का मूड इसे देखते ही खुशगवार होने लगता था। जी नहीं, फर्स्ट टाइम किया है ऐसा काम, इसने हाथ झाड़ते हुए कहा। कमाल है, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो दीवारों छतों को फलंगना मेरे बाएं हाथ का काम होता था। घर वाले आजिज आ जाते थे मेरी शरारतों से। हालांकि देखने में मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसी लगती थी, ऐसे ही नाजुक और धान पान सी। हाँ, एक फ़र्क है कि तुम संजीदा सी और रिजर्व सी हो, जबकि मैं बहुत नटखट और शरारती होती थी। अरे वाह भई, ये हलीम तो बहुत मज़े की बनी है। इन्होंने पहला चम्मच मुंह में डालते ही दाँत दी। एक अरसा हो गया ऐसी चीज़ें खाए हुए, हर रोज़ वही फीके सीटे खाने। ज़ुबान तरस कर रह गई है जायके को, मगर इन्हें कौन समझाए। कहते हैं परहेज़ी खाना है। ज़रा ये भी तो बताएं किस चीज़ का परहेज़? कौन सी बीमारी है मुझे? कोई बीमारी नहीं, बस ये बुढ़ापा है जो हर गुज़रते दिन के साथ मुझे मज़ीद नकारा किए दे रहा है और इससे जान छुड़ाना मुमकिन नहीं। तो परहेज़ कैसा? मोमी बोलने पर आती थी तो दिल की सारी भड़ास निकाल देती थी और वो तो गोया आती ही इन्हें सुनने के लिए थी। अब भी खामोश बैठी इन्हें खाते देख रही थी और बोलते सुन रही थी।
मगर इस उम्र में इंसान की मानता कौन है। कहते होंगे बुढ़िया बोलती है बोलती रहे, मगर मेहरू तुम सोचो तो सही, एक इंसान बूढ़ा हो जाए तो क्या इसके दिल की ज़मीन बंजर हो जाती है? क्या उम्र रसीदा दिल में ख्वाहिशों की कोंपलें सर नहीं उठाती? स्याह बाल सफ़ेदी में बदल जाएं तो एहसास दम तोड़ देते हैं। क्या किसी चीज़ को मन नहीं चाहता? हंसने को, बोलने को, दुख सुख बांटने को, मिल बैठने को कोई नहीं जानता, या शायद जानने और समझने की कोशिश ही नहीं करता कि इस उम्र में तो ऐसी हर ख्वाहिश बड़ी शिद्दत इख्तियार कर जाती है। शायद इसलिए कि उम्र की नकदी ख़त्म होने को होती है। मालूम होता है कि बस अब कुछ दिन और है। अब मुझे ही देख लो, लगता है उधार की सांसों पर जी रही हूँ। कौन जाने आज हूँ कल नहीं हूँ। मोमी प्लीज़। इसे फ़ौरन ही ने टोक दिया। बात कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ जा पहुँची थी। मोमी ने इसे एकदम परेशान होते देखा तो बेख्तियार हंस दी। मुझे लगता है मैं वाकई सठिया गई हूँ। ख्वामखा बच्ची को परेशान कर दिया। खैर छोड़ो इन बातों को। तुम ये बर्तन इधर रखो और ऐसा करो वो सामने अलमारी में से एल्बम निकाल कर लाओ। मैं तुम्हें अपनी तस्वीरें दिखाती हूँ। मोमी के कहने पर वो कुर्सी धकेल कर उठी तो इन्होंने फ़ौरन आंखें निकाल कर इसे सरजिंच की। आहिस्ता, वरना ये नर्स तभी उठ खड़ी होगी। बहुत खूबसूरत होता है वो वक्त जब ये मेरे सर पर सवार नहीं होती, वो खासे जले भुने अंदाज में कह रही थी। मेहरू ने होठों पर दर आई मुस्कुराहट को बमुश्किल रोकते हुए नर्स की तरफ देखा। इसकी गर्दन ढलाकर कंधे से जा लगी थी। हाथ में पकड़ी किताब गोद में लुढ़की हुई थी। इसके हल्के हल्के खराटे कमरे की खामोश फिजा में खफीफ सा अरताश पैदा कर रहे थे। दबे पाँव चलते हुए इसने अलमारी खोली और फिर एल्बम निकाल कर वापस आ गई, और अभी वो कुर्सी पर बैठी ही थी जब बाहर से कदमों की आवाज़ सुनाई दी, और फिर हल्की सी दस्तक के बाद दरवाज़ा खुल गया। अगरचे आवाज़ इतनी बुलंद न थी, मगर शायद नर्स की समातें इस आवाज़ के लिए चौकन्ना थी, इसीलिए पट से इसकी आंखें खुली थीं। और फिर वहाज को अंदर आते देखकर वह एक सेकंड में उठ खड़ी हुई थी, लेकिन मेहरू पर नज़र पड़ते ही इसने यूं हैरत से पलकें झपकी थी, गोया अपनी आंखों पर यकीन न आ रहा हो। वहाज की आंखों में भी इसे यहाँ देखकर लम्हा भर को हैरत उभरी थी, मगर वह ज़ाहिर वो कोई भी रिस्पांस दिए बगैर मोमी की तरफ बढ़ गया था। मोमी के सामने वाली कुर्सी पर चूंकि मेहरू बरा जमान थी, इसलिए वो यूं ही खड़े खड़े एक हाथ कुर्सी की पुश्त पर और दूसरा कुर्सी की हथी पर जमा कर मोमी की तरफ झुक गया था। कैसी हैं ग्रैंड माँ? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मोमी की सारी तवज्जो हाथ में पकड़ी एल्बम की तरफ थी। किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? नहीं, किस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है मुझे? मालूम नहीं बाहर से महसूस किया या नहीं। बहरहाल मेहरू को इनके लहजे में हल्की सी तलखी का शायबा हुआ था। ओके सिस्टर, सिरप पिला दिए थे ना? वो सीधा होते हुए नर्स की तरफ पलटा। नो सर, मैंने तो बहुत इसरार किया था, मगर ग्रैंड माँ राज़ी ही नहीं हुई। दिस इज़ नॉट फेयर ग्रैंड माँ। आप जानती हैं कि वक्त पर मेडिसिन लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी आंखों में सरजश और लहजे में खफगी थी, जिसकी मोमी ने ज़रा भर परवाह न की थी। तब वो तवील सांस लेकर साइड टेबल पर पड़ा सिरप उठाने लगा। ओफ़ो, वहाँ रहने भी दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मोमी फ़ौरन ही एहतजाज करने लगी थी। बहुत फ़र्क पड़ेगा, इसका अंदाज़ कतई था। अच्छा, लेकिन अभी रहने दो, कुछ देर बाद मेहरू पिला देगी। इन्होंने फ़ौरन ही नरमी इख्तियार कर ली, और वो जो खामोश तमाशाई बनी हुई थी एक लहजे के लिए गड़बड़ा सी गई। इसने भी इस दर्जा इन्हिसार पर भवें अचकाकर एक नज़र इसे और फिर मोमी को देखा। हाँ हाँ, कह दिया ना मेहरू पिला देगी। ओके, लेकिन कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। सिरप मेज़ पर तकरीबन पटकते हुए से मेहरू की आंखों में झांका तो वो बेख्तियार ही जज्बात में सर हिला गई। तब वो मुतमईन होकर वापसी के लिए पलटा, मगर फिर ठिठक कर रुक गया। सिस्टर, ये खिड़की बंद करो, अच्छी खासी गर्म हवा आ रही है कमरे में। इतना कहकर वो बाहर निकल गया था। सिस्टर ने खिड़की बंद कर दी और ख़ुद चुपचाप कुर्सी पर जा बैठी। ये लो मेहरू, तो पहले मेरी तस्वीरें देखो। मोमी ने फ़ौरन ही एल्बम इसकी तरफ बढ़ाई तो वो भी मुतवज्जा हो गई। इनकी बचपन की तस्वीरें ब्लैक एंड वाइट थीं। दो पोनियाँ किए, बड़ी बड़ी आंखों में शरारत की चमक लिए बेतहाशा हंसती मुस्कुराती एक बहुत ही खूबसूरत सी बच्ची की तस्वीरें। वो हद दर्जा इश्तियाक के साथ एल्बम पर झुक गई। इसकी दिलचस्पी देखते हुए मोमी मज़ीद पुरजोश हो गई थी। 4 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। बहुत लाड प्यार उठाए गए मेरे, वो बताती जा रही थी, और वो गौर गौर से एक एक तस्वीर को देखती रही। ठीक ही तो कहा है किसी ने, बचपन के दिन और जवानी जाए तो फिर ना आए। बीते दिन बीती कहानी भूल जा, और ये भूलना कोई इतना आसान थोड़ी होगा। ऐसा अल्हड़पन, ऐसी जवानी, ऐसी शगुफ्तगी। इसकी एक नज़र तस्वीर पर थी तो दूसरी खुद ब खुद खैर इरादी तौर पर मोमी के चेहरे की झुर्रियों में उलझने लगती। ढलती हुई उम्र सब कुछ अपने साथ ले गई।
कोई एक निशान भी नहीं छोड़ा उमर रफ्ता का। इसकी पोरों ने बहुत हौले से तस्वीर के चेहरे को छुआ। ये मोमी की शादी की तस्वीर थी। बेपनाह हुस्न, इस पर दुल्हनापे का सिंगार, एक मखरूर सी सरशारी, सब कुछ पा लेने का तफाखर इनके चेहरे पर इन जामिद लम्हों की तरह सब्त हो चुका था। इसने सर उठाकर मोमी को देखा। बीती रफ़ाकतों की याद उदासी की सूरत इनके चेहरे पर डेरा डाल रही थी। इसके दिल में कोई अजीब सी कसक सर उठाने लगी। बचपन, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, ये फ़लसफ़ा बड़ा ही अजीब है और इस पर सोचना तो इतना ही बेकार। मोमी को अफसरदा होते देखकर इसने जल्द ही एल्बम बंद कर दी। वैसे एक बात है मोमी, एल्बम दोबारा अलमारी में रखकर वो वापस इनकी तरफ आई। आप अब भी इतनी ही खूबसूरत हैं जितनी कि जवानी में हुआ करती थी। इन्हें बहलाने के लिए इसने पीछे से आकर इनके गले में बाजू डालते हुए कहा, तो वो भी मुस्कुरा दी। क्या वाकई? बिल्कुल वाकई। इसने हंसते हुए इनके गालों पर प्यार किया तो वो मोहब्बत के इस मुजाहरे पर निहाल हो गई। फ़ौरन ही इसका हाथ थामकर इसे अपने सामने बिठा लिया। कितनी मोहब्बत करती हो तुम मुझसे? हालांकि मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। वो दोनों हाथों में इसका चेहरा थामे बगौर इसे देखने लगी। क्या वाकई हम दोनों में कोई रिश्ता नहीं? नहीं, शायद मैं गलत कह गई थी। अब तो लगता है हर रिश्ता तुम ही से है। पता है तुम्हारे साथ वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता और जब तुम वापस चली जाती हो ना, तो मैं इसी वक्त से तुम्हारी दोबारा आमद का इंतज़ार करने लगती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो महरूब, बहुत अच्छी। शिद्दत जज्बात से इनकी आवाज़ में लर्जिश कुछ और बढ़ गई थी। मैं ये बात मूबी और शुभी को ज़रूर बताऊंगी। इनके लिए यकीनन नई इत्तला होगी ये। वो मुस्कुराते हुए उठ खड़ी हुई और मोमी को सिरप पिलाने लगी, जो खिलाफ तवक्का इन्होंने बहुत आराम से पी लिए थे। तब ही सिरप रखते हुए इसकी नज़र मेज़ पर रखे टाइम पीस पर पड़ी तो वो बुरी तरह चौंक गई। अरे इतना वक्त हो गया मुझे आए हुए, बाहर तो अंधेरा फैल गया होगा। वो एकदम परेशान हो उठी। बातों में इसे ख्याल ही न रहा था वक्त गुजरने का और वो मम्मी को बताकर भी तो नहीं आई थी। मैं अब चलती हूँ मोमी, बहुत उजलत में कहकर इसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। तभी एहसास हुआ कि कमरे में नर्स मौजूद नहीं है। वो झुंझलाकर वापस पलटी और तेज कदमों से चलती दूसरे दरवाजे से बाहर झांकने लगी। साथ ही गालबन किचन था। वहाँ खटपट की आवाज़ें सुनकर इसी तरफ बढ़ गई। इसी वक्त वह हाथ में कप लिए बाहर निकला और फिर से देखकर ठिठक सा गया। वो मैं जा रही हूँ, मोमी कमरे में अकेली है और बैरूनी दरवाज़ा भी बंद कर लीजिएगा। वो तेज़ी से कहकर पलटी। दर हकीकत इसे पूरे बंगले में रोशन होती लाइट्स और बढ़ता हुआ अंधेरा परेशान कर रहा था। बात सुने अकब से इसके पुकारने पर इसे मजबूरन ठहरना पड़ा था। अंधेरा काफ़ी हो गया है, अगर आप कहें तो मैं आपको छोड़ाऊँ? नो थैंक्स, मैं चली जाऊँगी। वो इनकार करके फ़ौरन अगबी दरवाजे की तरफ बढ़ गई, लेकिन दरवाजे से बाहर कदम रखते ही वो ठिठक सी गई थी। अगरचा बहुत रात ना हुई थी और तमाम बंगलों के सामने रोशनियां जला दी गई थीं, मगर सारी सरगर्मियां गालबन बंगलों के अंदर तक महदूद थीं। इसने बेचारगी के आलम में होंठ काटते हुए पलट कर देखा। वो कुछ फासले पर खड़ा गालबन इसकी हिचकिचाहट समझ गया था। बाहर तो अच्छी खासी वीरानी है, प्लीज़ आप यहाँ खड़े हो जाएं। जब मैं ये सामने वाला मोड़ मुड़ जाऊँ ना तो फिर आप वापस चले जाइएगा। इसके खौफजदा से लहजे पर वो ज़ेर लब मुस्कुराता हुआ इससे 2 कदम आगे बढ़ाया। आइए मैं छोड़ आता हूँ, इसने कहा तो वो फ़ौरन इसके संग हो ली। बज़ाहिर इस संगदिल से शख्स की ये मेहरबानी इसे गनीमत ही लगी थी, सो दिल ही दिल में अपनी बुज़दिली को कोसती वो इसके साथ चलती रही। मोड़ काटते ही दूर से अपने बंगले का गेट देखकर इसे कदरे इत्मीनान हुआ। वो सामने सफ़ेद गेट वाला घर है हमारा, यहाँ से मैं आराम से चली जाऊँगी। आप इतना घबरा क्यों रही हैं? मैं आपसे मेहमान नवाजी का तकाजा हरगिज़ नहीं करूँगा, बेफिक्र रहिए। वो इसकी आंखों में तैरती मुस्कुराहट तो न देख पाई, अलबत्ता संजीदा लहजे ने इसे भुखला दिया था। अरे अरे, ये आपसे किसने कहा कि मैं मेहमान नवाजी से कतरा रही हूँ? मैं तो महज आपको तकलीफ़ देने के ख्याल से शर्मिंदा हो रही थी। लीजिए आपका घर आ गया। वो गेट के ऐन सामने जा रुका था। वो हाथ साहब प्लीज़ आइए ना, बिलीव मी मैं फॉर्मेलिटी नहीं निभा रही। मेरे डैडी, अरे मेरे डैडी तो कब के आ चुके होंगे। बात करते हुए इसे एकदम ही ख्याल आया तो वह सर पर हाथ मारकर रह गई। वो आज ही मुल्तान से आए हैं, काफ़ी दिनों बाद। वो आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। अब के इसने बहुत बेसब्री से कहा था। नो थैंक्स, फिर कभी सही, इसने मुकम्मल नॉर्मल लहजे में कहा तो वह एक बार फिर इसका शुक्रिया अदा करते हुए गेट की तरफ भाग गई और इसके अंदर दाखिल होते ही बहाज वापसी के लिए पलट गया था। वो बाहर के तमाम रंगों से आरास्ता अवाइल अप्रैल की एक खूबसूरत शाम थी। दिन भर की शदीद तमाज़त के बाद मनफिशी शाम के दरीचों से सरसराती हुई शफक रंग ठंडक
इस बंगले पर उतरी तो सफ़ेद संगमरमर के सतूनों से लिपटी बेलों पर सजे कासनी फूलों का रंग कुछ और गहरा हो गया था। घास की नोखेज खुशबू से बोझल हवा जब धीरे से आर्ज़े गुल को छू कर गुजरती तो मोहब्बत के इस मुजाहरे पर फ़िज़ाएँ कुछ और मुअत्तर हो जाती। वसीवा अरीज लान के इंतहाई दाएं तरफ फवारे से बूंद बूंद गिरते पानी में रंग बिरंगी रोशनियों का झिलमिलाता अक्स एक ख्वाबनाक धनक का सा तासुर दे रहा था। दिलकश खुशबुओं से लबरेज लहराते आंचल माहौल की फसूख खेजी में इजाफे का सबब थे। खूबसूरत खिला खिला खुशगवार माहौल, दबी दबी नस्वानी हंसी मर्दाना कहे शोखी बेफिक्री मुस्कुराहटें, अपनायत खलूस चाहत। यही वो शाम थी जिसमें तमाम तर खुशियाँ समेटने के लिए वो सब अहल खाना कई दिनों से कोशां थे। बहर निगाह ने एक खुशगवार रिवायत की बुनियाद डालते हुए तकरीब में मौजूद तमाम खवातीन की कलाइयों में महकते गजरे पहनाए थे। शोभी ने तमाम मर्दों की खिदमत में अध खिले गुलाब की कलियां पेश की थीं और मोबी ने तरंग में आकर यह ऐलान भी कर दिया था कि आज के दिन वो जिसको भी ये फूल तोहफतन देना चाहें दे सकते हैं। लेकिन इस ऐलान पर शादीशुदा खवातीन ने अच्छा खासा हंगामा मचा दिया था, जिसके नतीजे में मोबी को अपना ये ऐलान इस तरह बदलना पड़ा था कि तमाम शादीशुदा मर्द ये गुलाब अपनी बीवियों को दे सकते हैं अगर वो चाहें तो। इस पर मर्दों की खुली हुई बाँछें दोबारा अपने मकाम पर जा पहुंची थीं और अक्सरियत के हाथ अपने कोट के कॉलरों पर रेंगने लगे थे। मेहमानों की तवाज़ा फालूदे के साथ की गई थी और हर फर्द से बाकायदा तारुफ भी हासिल किया जा रहा था कि इस तकरीब का बुनियादी मकसद ही समाजी ताल्लुकात की बढ़ोतरी थी। डैडी स्याह डिनर सूट में और मम्मी स्याह साड़ी में मेहमानों से खुशगपियों में मसरूफ़ थीं और बिलाशुबा तमाम लोगों के जहनों में यह परफेक्ट कपल का तासुर छोड़ रहे थे, जो कुछ ऐसा गलत भी ना था। बहर निगार सास वाले बंगले की चारों लड़कियों के साथ बैठी थी कि इनसे काफ़ी दोस्ती हो चुकी थी और अब वो इनके मेहमान ख़वातीन पर दिलचस्प और पुरलुत्फ़ तबसरों से महसूस हो रही थी। मिसेस काजिम की एक ही बहन गैर शादीशुदा है, सो वो मुर्गा फांसने के लिए ऐसी हर तकरीब में अपनी बहन समेत मौजूद होती हैं। लेकिन हमने तो किसी मुर्गे को इनवाइट नहीं किया। इनवाइट क्यों करती? घर में जो मौजूद हैं 2 अदद। सानिया ने शरारत से शोभी और मोबी की तरफ इशारा किया। खुदा का खौफ करो, अगर इन्हें मालूम हो गया कि तुम इन्हें मुर्गा कह रही हो तो वो दोनों अभी बांगे देना शुरू कर देंगे। बहरू ने सानिया को आंखें दिखाई तो वो मुस्कुराते हुए दूसरी तरफ मुतवज्जा हो गई और वो सब सूट में राबिया आंटी, इन्हें अपनी चारों बेटियों के सिवा और कुछ नज़र ही नहीं आता। बकुल इनके हुस्न और नज़ाकत के मुजस्मे हैं। हालांकि एक नखरों की पिटारी है तो दूसरी हमाकतों की बोतली रह गई। बाकी दो तो इतनी जल्दी हम लिबास नहीं बदलते जितनी जल्दी ये अपने बॉयफ्रेंड बदलती हैं। वजीहा के अंदाज पर हंसते हंसते इसका चेहरा एकदम सुर्ख हो गया था। हाँ, अलबत्ता मिसेस पाशा बहुत मासूम है, इतनी मासूम कि इनके हस्बैंड अपनी सेक्रेटरी की दराज जुल्फ़ों में उलझे होते हैं और ये अपनी साड़ी की फाल में। ओ गॉड प्लीज़ बस करो। इसने बाकायदा इसके बाजू में नाखून गाड़ कर इसे खामोश करवाया कि अब मज़ीद हंसने की कुव्वत न रही थी। तब भी मम्मी ने इशारे से इसे अपने पास बुलाया तो वो मुस्कुराहट जब्त करती, आंखों की नमी खुश करती इनकी तरफ चली आई। कुछ मेहमान जाने का कष्ट कर रहे थे। इखलाकन इन्हें गेट तक छोड़ने के बाद वो वापस पलटी तो किसी से टकराते टकराते बची। शाने से फिसलता दुपट्टा संभालते संभालते बेख्तियार इसकी निगाह उठी थी और अपने सामने खड़े वहाज को देखकर वो इतनी हैरान हुई कि इसकी हेलो का जवाब भी न दे सकी। घबरा क्यों गई? मैं बिन बुलाया मेहमान हरगिज़ नहीं। इसके कहने पर वो एकदम संभल गई। अरे नहीं, मैं तो इसलिए हैरान थी कि मुझे मालूम ही ना था कि आप भी यहाँ इनवाइटेड हैं। जी हाँ, आपके डैडी ने इनवाइट किया है, आपने नहीं। गोया ये बात तो तय हो गई कि आप मेहमान नवाजी से कतराती हैं। इसका लहजा हल्का सा तंज लिए हुए था। इससे कुछ कहने के लिए लब खोले लेकिन फिर कोई जवाब न सूझा तो खज्जल सी होकर सर झुका गई और बेमकसद यूं ही जूते की नोक से घास उखाड़ने लगी। चंद एक लम्हों के बाद इसने ज़रा की ज़रा नज़रें उठाकर देखा। दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाले वो इधर मुतवज्जा था। आप मोमी को साथ क्यों नहीं लेकर आए? पर वक्त बात सूझने पर इसे कदरे इत्मीनान हुआ। वहाज ने इसकी तरफ मुतवज्जा होते हुए आबरू उचकाकर इस्तफामिया अंदाज से इसे देखा और फिर इसकी बात समझ में आने पर सर को खफीफ सा झटका देते हुए मुस्कुरा दिया। एक तो जब आप इन्हें मोमी कहती हैं तो एक लहजे के लिए मुझे सोचना पड़ता है कि आप किसकी बात कर रही हैं। जी, ये नाम मुझे इनके लिए बहुत सूटेबल लगा था, इसीलिए इस नाम से पुकारती हूँ इन्हें। अगर मुझे मालूम होता कि आप यहाँ आएंगे तो मैं खुद जाकर इन्हें साथ ले आती। महफिल की रौनक में भी इजाफा हो जाता और मेरी खुशी में भी। लेकिन जाहिर है वो इस महफिल में आकर क्या करती। वहाज ने लापरवाही से कंधे झटके।
क्या मतलब? ज़ाहिर है वही करती जो बाकी सब लोग यहाँ कर रहे हैं। मोहतरमा, यहाँ सब लोग 70-80 साला बुजुर्ग नहीं हैं। सो व्हाट, वो बेख्तियार ही इन्हें टोक गई। क्या 70-80 साला बूढ़े बातें नहीं कर सकते? वो ठंडे मीठे फालूदे से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते या फ़िज़ा में महकती खुशबुओं को महसूस नहीं कर सकते? आज इसकी बात सुनकर ऐसे ही मुस्कुराया था जैसे कोई बड़ा किसी बच्चे की उल्टी सीधी बातों पर मुस्कुराता है। वो एक मुअम्मर और ज़ईफ़ खातून है। इनकी उम्र ऐसी पार्टीज़ में शिरकत करने की नहीं, आराम करने की है। इसका अंदाज़ मुतला करने वाला था। मैथ्यू ने कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे मगर ऐन इसी वक्त शोभी दरमियान में टपक पड़ा। हेलो आपा, तुम मिली इनसे? ये वहाज हसन मुराद हैं। बिज़नेस कम्युनिटी में बड़ा नाम है इनका। सुना है सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए थे। और मैं तो इनसे सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि वो चम्मच इस वक्त कहाँ है? इनके मुंह में तो नज़र नहीं आ रहा। शोभी हस्बे आदत शुरू हुआ था। वहाज तो भरपूर अंदाज में मुस्कुरा दिया था मगर इसने अपनी सारी झंझलाहट इसी पर निकाली थी। शोभी, बहुत फजूल बोलते हो तुम। कभी तो ढंग की बात कर लिया करो। इसके चढ़ने पर शोभी ने हैरत से इसे देखा। हाय, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, वो पाँव पटक कर वहाँ से चल दी थी। वहाज की पुरख्याल नज़रों ने कुछ दूर तक इसका ताक़ुब किया और फिर वह सर झटक कर मुकम्मल तौर पर शोभी की तरफ मुतवज्जा हो गया। न जाने कितनी देर हो गई थी इसे कमरे में बंद हुए। किताबों में सर दिए वो खुद से भी बेखबर लग रही थी। गुज़िश्ता तकरीब के लिए घर की सेटिंग और तैयारी में इसकी पढ़ाई अच्छी खासी मुतासिर हुई थी। सो अगले पिछले तमाम हिसाब बेबाक करने का इरादा लेकर ही वो कमरे में बंद हुई थी और पढ़ाई में इस तरह मुनहमिक हुई थी कि जब धार से कमरे का दरवाज़ा खोला गया तो वह सर तापा काम कर रह गई थी। बस आपा, बहुत हो गई पढ़ाई। शोभी ने आते ही किताब इसके हाथ से छीन ली थी। ये क्या बदतमीज़ी है शोभी? इसे सचमुच गुस्सा आ गया। कौन सी बदतमीज़ी? कहाँ है बदतमीज़ी? किसने की है बदतमीज़ी? मोबी रैकेट हाथ में लिए भागा चला आया था। बको नहीं, और ये तुम मेरी किताब वापस करो। इसने पहले मोबी को डांटा और फिर शोभी को घूरा। सवाल ही पैदा नहीं होता। इसने नफ़ी में सर हिलाते हुए साफ इनकार कर दिया। क्या मतलब? मतलब ये कि अब आप किताबें बंद करें और आएँ हमारे साथ, हम आपको घुमा कर लाते हैं। इसने चुटकी बजाकर इसे अपना प्रोग्राम सुनाया। घुमा तो दिया है मुझे अच्छा खासा यहीं बैठे बैठे। नहीं आपा, हम वाकई सीरियस हैं। मौसम भी बहुत आफत हो रहा है, खूब मज़ा लेंगे। मोबी ने इल्तिजा की तो वो जैसे बादल नख्वास्ता उठ खड़ी हुई। चलो मरो। वो पाँव पटकती गोया इन पर एहसानी अजीम करती हुई बाहर आई, लेकिन लॉन में कदम रखते ही जैसे बेख्तियार ठिठक गई थी। बंगले की दीवारों के साथ एक कतार में लगे यूकलिप्टस के दरख्तों की चोटियां तेज हवा से इधर उधर डोल रही थीं और इनके अकब में हल्के सुरमई बादल किसी आवारा भटके हुए मुसाफिर की तरह आसमान की पनाहों में डेरा डाल रहे थे। ओ गॉड, के इस कदर खूबसूरत मौसम है। इसकी सारी कल्फत पल भर में हवा हो गई। कासनी और सफ़ेद फूलों से लदी बेलें जी भर के हवाओं में अपनी सौगात बांट रही थीं। तो फिर चले मैडम। ओ यस, वाई नॉट। वो चहकती हुई इनसे भी आगे चलने लगी तो शोभी और मोबी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराकर रह गए थे। इन दोनों के साथ घूमने का अपना ही एक मज़ा होता है। रास्ते भर वो दोनों जी भर के लतीफ़े सुनाते रहे और ये हंस हंस कर बेहाल होती रही। आपा, ये गौस विला देख रही हो ना तुम? शोभी ने एक पुरशकवा बंगले की तरफ इशारा किया। ये चौधरी मंजूर गौस का है। अपने 4 अदद बेटों और 1 अदद बीवी के साथ रहते हैं। पंजाब के बड़े ज़िम्मेदारों में से एक हैं। चीचावती और इनके गिरदो नवा का इलाका समझो इन्हीं का है। मज़े की बात यह कि इन्होंने अपने यहाँ शेर पाल रखे हैं। बब्बर शेर, वो भी असली वाले। आए मैं आपको दिखाता हूँ। शोभी बंगले की तरफ बढ़ा मगर वो बगटट वहाँ से भाग ली। क्या हो गया आपा तुम्हें? वो दोनों इसके पीछे लपके। तुम लोगों का तो दिमाग ख़राब है। बस एक ही निवाला बनेगा हम तीनों का। गज़ब खुदा का, 4-4 बेटे और इस पर शेर, वो भी बब्बर और वो भी असली वाले। तोबा, कौन घुसता होगा इनके घर में? इसने बाकायदा कानों को हाथ लगाया तो शोभी चिढ़ गया। वो हमेशा ही अपनी आपा की बुज़दिली से बेजार रहता था और आपा यहाँ ख्वाब बसते हैं। मोबी ने सरगोशी की और 3 मंजिला मकान की तरफ इशारा किया। ब्राउन दीवारों और चॉकलेटी कलर की खिड़कियों वाला मकान जिसकी ऊपरी मंजिल सुरमई आसमान के ऐन वस्त में पेवस्त हो रही थी। हाँ, मूँछों वाले ख्वाब। शोभी ने जंगले से बाहर को निकली टहनी पर से कच्चे आड़ू को तोड़ते हुए कहका लगाया। क्या मतलब? इसने हवा के ज़ोर से उड़ते बालों और दुपट्टे को समेटा। यहाँ सिंगर्स का एक ग्रुप आबाद है। ख्वाब लिखते हैं, सुरों में ढालते हैं और दूसरों को बेच देते हैं। मोबी ने पेंट की जेबों में हाथ डालकर गर्दन उठाते हुए ऊपर देखा जहाँ खिड़की खोले एक गोरा सा लड़का आधे से ज़्यादा नीचे झुका इन्हें अंदर आने की दावत दे रहा था, जिसके जवाब में इन्होंने शुक्रिया कहते हुए हाथ हिलाए और आगे बढ़ाए। अपने अकब में इन्हें गिटार के मध्यम सुरों की आवाज़ बखूबी सुनाई दे रही थी। एक लंबा राउंड लेकर वो आइसक्रीम पार्लर के ऐन सामने जा खड़े हुए थे। आपा, कौन सा फ्लेवर? हिप पॉकेट से अपना वॉलेट निकालते हुए इसने तो आम अंदाज में पूछा था मगर जब पास खड़ी खातून पहले हैरत से इसे और फिर कामनी सी आपा को देखकर मुस्कुराई तो वो खामखा ही झुंझला गया। वापसी पर इसका मूड अच्छा खासा बिगड़ा हुआ था।
बहुत हो गई, अब मैं हरगिज़ तुम्हें आपा नहीं कहूँगा। अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि तुम छोटी लगने लगी हो मुझसे। आपा कहता हूँ तो लोग हैरत से देखने लगते हैं। चलो आपा ना सही, आप ही कह लिया करो, यूं भी साइज़ में छोटा लफ्ज़ है। इसने शोभी की मुश्किल आसान की। हरगिज़ नहीं, ना आपा ना आपी, ना आपा धापी। मोबी शरारत से मुस्कुराया। तो फिर क्या कहकर पुकारोगे मुझे? वो चिढ़ गई। वही जो सब कहते हैं, नाम लेकर बुलाओगे तो हरगिज़ नहीं बोलूँगी। इसने भी नखरा दिखाया। ओफ़ो आपा, एक तो तुम भी। इसके आपा कहने पर मोबी ज़ोर से हंसा तो इसका पारा मज़ीद हाई हो गया। धप धप करता इनसे आगे आगे चलने लगा। अच्छा अब तुम लोग घर जाओ, मैं ज़रा अपनी एक दोस्त से मिलकर आती हूँ। वो इस वक्त इसी लेन से गुजर रहे थे जहाँ मोमी का बंगला था। कुछ फासले से नजर आती बंद खिड़की गोया इसे दावत दे रही थी। एक लम्हे के लिए तो इसे ख्याल आया कि इन दोनों को भी मोमी से मिलवा दे, मगर फिर खुद ही इसी ख्याल को रद्द भी कर दिया कि उन्होंने ना सिर्फ इसे बल्कि मोमी को भी जज कर देना था अपनी उल्टी सीधी बातों से। लेकिन यहाँ तुम्हारी कौन सी दोस्त रहती है? मोबी ने हैरत से चारों तरफ देखा। बस है एक, तुम लोग जाओ, मैं कुछ देर में आ जाऊँगी। ठीक है आपा, मगर ज़रा जल्दी आ जाना। कुछ फासले पर खड़े शोभी ने कदरे नाराज़ लहजे में कहा। ओके, जल्दी आ जाऊंगी। इसके कहने पर वो दोनों बातें करते घर की तरफ चल दिए और वो खिड़की की तरफ चली आई। 4 रोज़ हो गए थे इसे मोमी से मिले हुए और गालिब गुमान यही था कि वो अच्छी खासी नाराज़ होंगी। खिड़की पर तीसरी दस्तक के बाद सिस्टर जकिया का सूता सूता चेहरा नमूदार हुआ, जो गैर मुतवक्का था। माथे पर तेवरियां डाले वो इसे यूं देख रही थी गोया पूछ रही हो, लड़की तुम्हें इस मौसम में भी चैन नहीं? मोमी कहाँ है? इसने पंजों के बल अचक कर कमरे में झांका, मगर नीम तारीकी में कोई चीज़ भी साफ नजर नहीं आई थी। वो आराम कर रही हैं। आवाज़ सपाट, माथे की तेवरियों में कुछ और इजाफा। वो गोया इसे भगाने के चक्कर में थी, जो कि इसे हरगिज़ गवारा नहीं था। आप प्लीज़ दरवाज़ा खोलें, इसने कहा और फिर फ़ौरन ही दरवाजे की तरफ बढ़ी। मबादा सिस्टर कोई और उज़र न तराशने लगे। दरवाज़ा खोलकर सिस्टर खासे ऑफ मूड में हिल की टक टक बजाती इससे पहले कमरे में घुस गई, और जब वो कमरे में दाखिल हुई सिस्टर आलू बुखारों से भरी प्लेट लेकर दूसरे दरवाजे से गायब हो गई थी। तब इसे एहसास हुआ कि सिस्टर के लिए इसकी आमद दखल दर नामाकुलात साबित हुई है। दूसरे मानों में वो इस अयाशी में मखल हुई थी, इसीलिए मूड इस कदर ख़राब हो रहा था। वह सर झटक कर मोमी की तरफ मुतवज्जा हुई, जो साकित व सामित करवट के बल लेटी हुई थी। इसने झुककर पहले इनकी लरजती पलकों को देखा और फिर धीरे से इनके पाँव पर गुदगुदी की। जवाबन इन्होंने अच्छा खासा झड़क दिया। अरे मोमी, क्या बहुत खफा हैं? वो हैरान हैरान सी सामने आई तो वो आंखें सोकेट कर इसे देखने लगी। कौन? मेहरू में समझी शायद। उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। मेहरू को महसूस हुआ कि इनके लहजे में पहली सी गर्मजोशी मफकूद थी। क्या हुआ? इस तरह क्यों लेटी हैं? तबीयत तो ठीक है? इसने तशवीश से पूछा। हाँ ठीक है तबीयत। ये ज़रा मेरा चश्मा तो दो, देखूँ तुम्हें इतने दिनों बाद आई हो। हाँ कुछ मसरूफियत थी। इसने चश्मा इन्हें थमाया। और ये आप क्यों बिस्तर संभाले पड़ी हैं? आज तो मौसम है खिड़की की चौखट संभालने का। ये देखे ज़रा। इसने आगे बढ़कर खिड़की के दोनों पट पूरी तरह खोल दिए। खुशगवार महकती हवा का झोंका बड़ी बेताबी से कमरे में दाखिल हुआ था। देखिए तो ये सुरमई बादल आपको देखने के लिए ज़मीन पर झुके आ रहे हैं, और सामने के बंगलों से उठती रंग बिरंगे फूलों की बास न जाने कब से आपकी बंद खिड़की पर दस्तक दे रही है। और ये मासूम अल्हड़ नोखे सरसराती हवा तो कब से खिड़की के आसपास मंडला रही है, बस आपकी एक झलक देखने को। उफ मोमी, कितनी कठोर हैं आप, ज़रा भी एहसास नहीं आपको इनका? इसने मुड़कर शरारती निगाहों से मोमी को देखा, जो इसकी बातों से ज़रा भी मुतासिर नज़र नहीं आ रही थी। मोमी, आप मेरी बात नहीं सुन रही? इसने कदरे ज़ोर से पुकारा। सुन रही हूँ, लरजती आवाज़ में झंझलाहट थी। तो फिर इतनी नाखुश क्यों है? इसने खिड़की की तरफ पुश्त कर ली और बगौर इन्हें देखने लगी। अभी कुछ देर पहले मैं यहीं थी, मौसम को एंजॉय कर रही थी, मगर रफ्ता रफ्ता दिल में इस माहौल का हिस्सा बनने की ख्वाहिश जागने लगी। बेख्तियार ही मन चाहा इस खुली फिजा में सांस लेने को, फूलों की नरमाहट अपनी पोरों पर उतार लेने को, हंसते खेलते शरीर बच्चों की किलकारियां सुनने को। और मेहरू, जब इनमें से कोई एक ख्वाहिश भी पूरी ना हो सकी तो खिड़की के रास्ते अंदर आती हवा कमरे की घुटन को मजीद बढ़ाने लगी थी। सांस लेना दुश्वार हो गया था। फिर खिड़की कैसे ना बंद करती? इन्होंने थके थके अंदाज में बेड की पुर्श से टेक लगा ली थी। मेहरू चुपचाप पुर्श पर हाथ बांधे खड़ी रही। इसके सामने एक ऐसी औरत थी जिसने किसी वक्त जिंदगी को जी भर के बरता था, और अब जिंदगी इसे बरत रही थी। सिलवटें हैं मेरे चेहरे पे तो हैरत क्यों है? जिंदगी ने मुझे कुछ तुमसे ज़्यादा पहना। इसके और मोमी के दरमियान बस आज का फ़र्क था। मोमी गुजरा हुआ कल थी, मेहरू आने वाला कल। वो मौसम की तमाम लताफत अपने अंदर समो चुकी थी, और मोमी ऐसा करने को बेचैन थी, बेकल थी। क्यों? महज इसलिए कि वो कमज़ोर है, लागर व नातवा वजूद, चलने फिरने से माजूर, सहारे की मतलाशी। इसने खिड़की की तरफ रुख मोड़ लिया। बाहर की दुनिया इसे कतन अजनबी लगी थी। खिड़की के रास्ते अंदर आती हवा कमरे की घुटन को मजीद बढ़ाने लगी थी। सांस लेना दुश्वार हो गया था।
इसने पलटकर मोमी को देखा। आंखों में बेतहाशा चमक उभरी। वो तकरीबन दौड़ती हुई मोमी के पास आकर रुकी। मोमी ने हैरत से इसके खिलते चेहरे को देखा। वो इनकी तरफ झुकी और कदरे सरगोशी में बोली, मोमी आए, बाहर चलते हैं। मौसम की रानाई में इजाफा हो गया था। बादलों का सुरमई रंग कुछ और गहरा हो गया था। हवा की रफ्तार में शिद्दत आ गई थी। वो मम्मी की व्हील चेयर को धकेलती किसी बंगले की दीवार से लिपटी बेल तक ले जाती और फिर किसी एक शाख को झटका देती तो एक साथ कितने ही फूल मोमी के ऊपर बरसने लगते। ओ बस करो शरीर लड़की। वो बुरी तरह हंसते हुए अपनी गोद में बिखरे फूल इकट्ठे करने लगती। राह में चलते कई लोगों ने बड़ी दिलचस्पी से इस मोमर खातून को देखा था, जिनके सफ़ेद बाल रुई के नरम गालों की मानित होले होले लरस रहे थे। एक बच्चे ने तो इन्हें देखते ही वाइट लेडी का नारा दे मारा था। मेहरू ने देखा कि वो खुश थीं, बेतहाशा खुश थीं और बात बात पर कहके लगा रही थीं, बेहंगम कहके जिनमें न तरतीब थी न नज़ाकत। बस यूँ लग रहा था जैसे वो खुद को इन फ़ज़ाओं में, इन लम्हों में गुम कर देना चाहती हों। तब ये एक बंगले में लगे सफ़ेद गुलाबों पर इसकी नज़र पड़ी तो वो मोमी को वहीं ठहराकर खुद लोहे के जंगले पर चढ़कर दूसरी तरफ झांकने लगी। ये किसी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट का बंगला था जो इस वक्त कैंची हाथ में पकड़े पौधों की तलाश खराश में मशगूल थे। अंकल प्लीज़, इसने बड़ी लजाजत से इन्हें पुकारते हुए सफ़ेद गुलाबों की तरफ इशारा किया तो इन्होंने हंसते हुए 3-4 खूब खिले हुए गुलाब काट कर इसके हाथों में थमा दिए। जो इसने खुशी खुशी मोमी के हाथों में थमाए तो वह एक बार फिर खिलखिला दी। यूं ही छोटी छोटी बातों से लुत्फ़ कशीद करते हुए इसने मोमी के चेहरे पे थकन के आसार देखे तो फ़ौरन वापसी का इरादा बांध लिया। कॉर्नर पर बनी दुकान से इसने फ्रूट जूस लेकर मोमी के हाथ में थमाया और फिर इनके बंगले की तरफ पलट गई। मोमी तो खुश ही थी मगर वो भी अपने इस कारनामे पर निहाल हुई जा रही थी। मोमी की व्हील चेयर को बहुत एहतियात से अगबी दरवाजे के अंदर धकेलते हुए इसने सिस्टर जकिया को देखा जो इन्हें देखते ही बहुत उजलत में अंदर की तरफ भागी थीं। इसने कोई ख़ास परवाह नहीं की मगर इस वक्त इसके हवास एकदम झंझना गए जब दरवाज़ा बंद करते हुए किसी ने सख्ती से इसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमा डाला। एक लम्हे के लिए तो वो चकरा कर रह गई। कहाँ लेकर गई थी ग्रैंड माँ को, किसकी इजाज़त से? वो करीब ही खड़ा था। हवास बहाल होते ही इसने हैरत से अपने सामने खड़े वहाज हसन को देखा जिसका चेहरा शदीद गैज़ो गज़ब का मज़हर था। क्या पूछ रहा हूँ मैं, किससे पूछकर ले गई थी ग्रैंड माँ को? इसी दम इसे ख्याल आया कि जाते वक्त वो सिस्टर को सरसरी अंदाज में भी अपने जाने के बारे में ना बता सकी थी मगर ये कौन सा अंदाज था पूछने का। इसने एक झटके से अपना बाजू इसके गिरफ्त से आज़ाद कराया और नाराज़गी से इसे देखने लगी जिसकी आंखें शिद्दत जज्बात से सुर्ख हो रही थीं। गालिबन मोमी के इंतज़ार में वो कुछ ज़्यादा ही परेशानी उठा चुका था। मैं 1.5 घंटे से पागलों की तरह कॉलोनी की सड़कों पे फिरता रहा हूँ। इसकी गुजदार आवाज़ इसे सहमा गई। ऐसा गुस्सा तो घर में किसी को भी नहीं आता था मगर मैं कोई बच्ची तो नहीं थी जो इन्हें या खुद को गुम कर देती। मगर ग्रैंड माँ की तबीयत तो ख़राब हो सकती थी ना। इसने सख्ती से इसे टोका तो वो भी चिढ़ गई। तबीयत तो उनकी यहाँ ख़राब हो रही थी इस कमरे के घुटन ज़दा माहौल में और इन्हें बहलाने के ख्याल से ही मैं ये बात अगर सिस्टर कहे तो मेरे लिए काबिल कबूल होगी कि इसे इसी काम का मुआवजा दिया जाता है। मगर आपका क्या इंटरेस्ट है इस बूढ़ी औरत में? क्यों हर रोज़ आप आ जाती हैं इनसे मिलने? आखिर आपका रिश्ता ही क्या है इनके साथ? दोनों हाथों की मुठ्ठियां बींचे वो आपे से बाहर हो रहा था। क्यों कर रही हैं आप ये सब? और ये घटिया सा फ्रूट जूस? इसने मोमी के हाथ से जूस का पैकेट झपट कर घास पे दे मारा। मोहतरमा, इन्हें पीने के लिए भी मिनरल वाटर दिया जाता है, फ्रेश फ्रूट जूस दिया जाता है इन्हें, और आप ये अलम गलम चीज़ें दिलाकर समझती हैं कि इनकी तबीयत बहाल हो रही है। वो न जाने क्या क्या कुछ कहे गया और वह सुन सी अपनी जगह खड़ी रही। खैफ से इसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था। ऐसी सिचुएशन का तो इसने तस्वर भी नहीं किया था। मेरी समझ में नहीं आता आखिर क्यों कर रही हैं आप ये सब? मेहरू ने बमुश्किल नज़र उठाकर इसकी तरफ देखा। मालूम नहीं वो इसके मोमी से लगाव को क्या रंग दे रहा था या क्या समझना चाह रहा था। इसे तो बस इतना एहसास हो रहा था कि इसकी रगों में खून की गर्दिश बेहद तेज़ हो गई थी और सांस बेतरतीब होने लगती थी और इसे यकीन था कि अगर चंद लम्हे मजीद वो इस शख्स की उल्टी सीधी बातें सुनती रही तो शायद इसके अंदर जमा होने वाला लावा एक ही लम्हे में फट जाएगा। एक गहरी सांस लेकर इसने दांतों को सख्ती से एक दूसरे पर जमाकर बमुश्किल खुद को कुछ कहने से बाज रखा और कड़े जब्त के साथ मोमी की तरफ पलटी। हरासा व परेशान मोमी बेहद बेचैन होकर अपने होंठ कुचल रही थीं और इन्हें देखकर बस एक लम्हा लगा था इसे खुद पर काबू पाने में। वहाज के आग बरसाते लहजे और बरहम निगाहों को पूरी तरह नज़रअंदाज करके वो बड़े स्वभाव से मुस्कुराकर इनकी तरफ झुकी। मैं अब चलती हूँ मोमी, आप आराम करें। इनके गालों पे प्यार करके इसने कड़ी निगाह वहाज पे डाली और तकरीबन भागती हुई दरवाजे से बाहर निकल गई। इसे पुकारने की कोशिश में मोमी के होंठ बस कपकपा कर रह गए थे। कितनी ही देर से वो टेरेस पे टहल टहल कर अपने चटकते हुए आसाब को पुरसुकून करने की बेसुध कोशिश कर रही थी
और इस कोशिश में टांगे और दिमाग दोनों शल होकर रह गए थे। अपनी सुलगती कनपटियों को उंगलियों से दबाती कमरे में आकर बेड पे गिर गई। नीचे लाउंज से उठती आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता धीमी पड़ती गई थीं। मूबी और शोभी इस वक्त यकीनन बेडरूम में थे। डैडी और मम्मी कहीं डिनर पर इनवाइट थे और अभी तक इनकी वापसी नहीं हुई थी। वो यूं ही कुछ देर लेटी खुद को पुरसुकून करने की कोशिश करने लगी, मगर सोचों का धारा किसी एक मकाम पर ठहरने को रजामंद ही ना हो रहा था। वहाज हसन का सुलगता लहजा समातों में जागता तो जिल्लत का एहसास पूरे वजूद में अंगारे से भर देता, और फिर किसी तरह सकून ना पाकर वो एक झटके से उठ बैठी। साइड टेबल पर रखा फ़ोन सेट उठाकर इसने अपने सामने रख लिया। इसके होंठ भींचे हुए थे और चेहरे पर मुकम्मल संजीदगी तारी थी। रिसीवर हाथ में लेकर इसने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर फैसला कुन अंदाज में एक तवील सांस लेकर इसने नंबर प्रेस कर दिए। हेलो, वहाज स्पीकिंग। चंद लम्हों बाद गंभीर आवाज़ एयर पीस पर उभरी। मैं महर निगार बोल रही हूँ। इसके तारुफ कराने पर दूसरी तरफ खामोशी छाई रही थी। गालबन आपने पहचाना नहीं। मैं पहचान चुका हूँ। सपाट आवाज़ पर वो अपना होंठ कुचल कर रह गई। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फरमाइए, मैं सुन रहा हूँ। वही बेलचक ठोस अंदाज था। वहाज साहब, असूलन तो ये सब बातें मुझे आज शाम ही आपसे कह देनी चाहिए थीं, लेकिन अव्वल तो आप इस वक्त कुछ भी सुनने के मूड में नहीं लग रहे थे। दूसरे ये कि अगर मैं कुछ बोलती तो बात यकीनन बढ़ जाती, जिसका नतीजा जाहिर है कि मोमी की तबीयत की खराबी के सिवा कुछ ना निकलता। वहाज साहब, आप यकीनन ये जानना चाहते होंगे कि मैं हर रोज़ आपके यहाँ क्यों आती हूँ। बात दरअसल ये है वहाज कि मैं मोमी के पास पहले रोज़ सिर्फ इसीलिए आई थी कि इन्हें देखकर मुझे अपनी मरहुमा दादी अम्मा याद आ गई थी। लेकिन मुझे देखकर मोमी के चेहरे पर दुस्राहट का जो एहसास खुशी बनकर झलकने लगता था, इसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि अगर मैं अपने चंद बेमसरफ लम्हे एक जीते जागते इंसान के नाम कर दूं, तो इसमें कोई मजायका नहीं। हो सकता है इन लम्हों के एवज़ मोमी के होंठों से निकली हुई कोई दुआ ही मेरे लिए तोशा आखरत बन जाए। आपने पूछा था कि मेरा मोमी से क्या रिश्ता है, तो क्या रिश्ते ही सब ताल्लुकात की बुनियाद पर होते हैं? अगर हाँ, तो फिर मोमी के साथ मेरा कोई एक रिश्ता नहीं बनता। इन गिनत रिश्ते कायम हैं मेरे और इनके दरमियान। मोहब्बत का रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता, इंसानियत का रिश्ता। मेरा इनके साथ दुख सुख की सांझ का रिश्ता है। मेरा इनके साथ कल और आज का रिश्ता है। वो बेहद जज्बाती हो रही थी, ज़ुबान जैसे ना रुकने का अहद कर चुकी थी। और आपने ये भी पूछा था कि मुझे इस बूढ़ी औरत में क्या इंटरेस्ट है, तो वहाज हसन मुराद, मुझे इस औरत के बुढ़ापे में इंटरेस्ट है। इस औरत की मासूम बेतरतीब बातें मुझे घंटों खुद में महू किए रखती थीं। मुझे वो लम्हे बहुत भाते थे जो मुझे देखते ही एक एक करके इनकी आंखों में रोशन होने लगते थे। मुझे दर हकीकत इनकी मोहब्बतों में इंटरेस्ट था। और रहा सवाल ये कि मैं ये सब क्यों करती हूँ, तो इसलिए करती हूँ कि मुझे खौफ आता है। आने वाले लम्हों का डर मेरे दिल को सहमाए देता है। वो लम्हे जब वक्त मौका पाते ही ऐसा ही कोई जाल हमारे ऊपर भी ला फेंकेगा, जब खुशी की नन्ही मुन्नी किरणों को हासिल करके दिल में सजाने के लिए हमें भी कोई सहारा दरकार होगा। मोमी मुझे देखती थीं तो अपनी जवानी के आयाम याद करती थीं, मगर जब मैं मोमी को एसी की मुर्दा फिजाओं में सांस लेते सोने के एक पिंजरे में मुकीद देखती थी, तो मुझे लगता जैसे यहाँ मोमी नहीं खुद मेरा वजूद कैद है। हो सकता है आपके नज़दीक इसे ख्याल रखना कहते हो, या हो सकता है आपके नज़दीक की मोहब्बत हो, मगर मेरे नज़दीक ये सिर्फ कैद है और कुछ भी नहीं। सहूलियात और आसाइशात से मज़यन कैद, जिसमें आपने एक कुल वक्ती नर्स का बंदोबस्त भी किया, लेकिन मोहब्बत और तवज्जो के वो चंद लम्हे मोमी को दान ना कर सके, जो इस बेरंग तस्वीर में रंग भर देते, जिनके दम से बेजान चीज़ों में जान पड़ जाती। मैं ये सब इसीलिए करती थी कि मैंने मोमी को तन्हाई के जाल में उलझते और नर्स को अपनी अयाशी में महूद देखा था, मगर इसमें कसूर नर्स का भी नहीं। खरीदी हुई मोहब्बत ऐसी ही होती है, बहुत जल्द उकता जाने वाली, बेजार हो जाने वाली, थकी मांदी पसमरदा। खिदमत पैसों के एवज़ हासिल की जाए तो इसमें मोहब्बत की मिठास शामिल नहीं होती, इसमें मजबूरियों और ज़रूरतों की बात आती है। बेलौस खिदमत वहाँ की जाती है जहाँ चाहत हो, खलूस हो। मैंने मोमी को तवज्जो के एक लम्हे के लिए बच्चों की तरह हमकते देखा था। मैं इसीलिए ख़ुद को रोक नहीं पाई। न जाने क्यों वहार साहब, हम लोग भूल जाते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब हम भी हलक में आंसुओं का नमकीन गोला सा फंसने लगा था। इसने लब बींद कर आंखें बंद की तो गरम गरम आंसू एक लकीर की सूरत इसके गालों पर बहने लगे थे। दूसरी तरफ साएं साएं करती चुप थी। सरसराती सांसों की आवाज़ भी मदूम हो चुकी थी। इसने खुद में मजीद कुछ कहने की हिम्मत ना पाकर रिसीवर क्रेडल पर रख दिया और ख़ुद घुटनों में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रो दी। हुस्न और मोहब्बत ही मेरे ख्वाब हैं सारे, ये नहीं बदलते हैं वक्त के बदलने से। ताबत मोहब्बत है जैसे कोई नदी हो, रोज़ एक तसलसल से यूं ही बहती रहती है, अपने पार से बाहर जो नहीं निकलती है। और हुस्न है जैसे एक धनक हो रोशन सी, वो जो बाद बारिश के एक फवार की सूरत आसमान से गिरते पानियों पे खिलती है, और ऐसे मौसम में नर्म खो हवाओं के सर्द सर्द से झोंके
रक्स करने लगते हैं दरमियान फूलों के। ये नज़म गुनगुनाते हुए वो टेरेस की ग्रिल पे झुकी बड़े एहतमाम से अनार के पौधे पे खिले फूलों को गिन रही थी, जो सब्ज़ पत्तों के दरमियान सुर्ख अंगारों की तरह दहक रहे थे। नीचे लॉन में पानी का छिड़काव करते हुए मूबी और शोभी ने पौधों से ज़्यादा एक दूसरे को भिगो दिया था और अब एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश में आसमान सर पे उठा रखा था। मम्मी डैडी लॉन के दूसरे कोने में बैठे अपनी फरागत से खूब ही लुत्फ उठा रहे थे। आसपास के बंगलों में भी तवील तमाज़त भरी दोपहर के बाद ज़िंदगी धीरे धीरे बेदार होने लगी थी। वो साथ के बंगले में सानिया और वजीहा से इशारों कनायों में बातें करके पलटी तो नज़र यूं ही बंगले के सामने गुजरती सड़क पे जा ठहरी। अगले ही पल वो ठिठक सी गई थी। आंखों में बेतहाशा हैरत और बेयकीनी दर आई थी। शायद नहीं, वो यकीनन वहाज हसन मुराद ही था। और इससे आगे व्हील चेयर पर बैठी मोमी, वो बस पलके झपक झपक कर इन्हें देखे गई। तभी शायद वहाज ने झुककर मोमी के कान में सरगोशी करते हुए इन्हें इसकी तरफ मुतवज्जा किया था। इन्होंने अपनी ऐनक दुरुस्त करते हुए कड़ी मुशक्क़त के बाद इसे खोजा तो बच्चों की तरह बेख्तियार हंसते हुए ज़ोर ज़ोर से अपना हाथ हिलाने लगीं। वो शायद इसे अपनी तरफ बुला रही थीं। इतने दिनों बाद मोमी को देखा था तो एक लम्हे के लिए यही जी चाहा कि भाग कर इनके सामने जा खड़ी हो, मगर मोमी के अकब में खड़ा वो लंबा चौड़ा वजूद ही था जो इसकी राह में हायल हो गया था। बस ज़रा सा मुस्कुराकर हाथ हिलाते हुए वो वहाँ से पीछे हट गई थी। लेकिन बहरहाल दिल पर चोट सी तो पड़ी थी। क्या सोचा होगा मोमी ने इसके बारे में। वो वहीं चेयर पे गिर सी गई। बहुत बुरा किया है तुमने वहाज हसन, बहुत बुरा। कुर्सी की पुर्श से सर टिकाकर इसने आंखों में आई नमी को बमुश्किल पीछे धकेला। तभी कोई धड़ धड़ सीढ़ियाँ तय करता ऊपर चला आया। वो इस वक्त चौंकी जब किसी ने होले से इसके बालों को छुआ। प्लीज़ नहीं करो, शोभी या मूबी की तवक्का में इसने कदरे बेजाज से लहजे में कहते हुए हाथ पकड़कर पीछे हटाना चाहा, मगर इस हाथ का अजनबी लम्स इससे बुरी तरह चौंका गया। फट से आंखें खोलकर इसने अपने बराबर खड़े वहाज को देखा तो एक झटके से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। ओ सॉरी, शायद आपको अच्छा नहीं लगा। इसके रद्द-ए-अमल पर वो कदरे शर्मिंदा हो गया। वो यूं ही खामोशी से टेरेस की ग्रिल के पास जा खड़ी हुई। क्या कहती, इसे वाकई अच्छा नहीं लगा था। मम्मी आपको बुला रही थी, आप आई क्यों नहीं? वो इसके अकब में खड़ा संजीदगी से पूछ रहा था। ऐसा कौन सा रिश्ता था मेरा इनके साथ जो भागी चली आती, और वो जो फ़ोन पर रिश्ते गिनवाए जा रहे थे इनके साथ वो क्या हुए? इसने कदरे रुख मोड़कर इसकी तरफ देखा। वो इसी पर नज़र जमाए खड़ा था, ज़ेरे लब मुस्कुराता हुआ। लोग इन रिश्तों को तस्लीम नहीं करते। वो एक बार फिर सीधी हो गई। मोमी तो करती थी ना, आपने इनकी भी परवाह नहीं की, हालांकि वो रोज़ आपका इंतज़ार करती थीं। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि लोग मोहब्बत का दर्ज देते हैं, अमल नहीं करते। अमल करें तो लोग लफ्ज़ों के पत्थर लटकाने लगते हैं, रिश्ते नातों के सवाल उठाने लगते हैं, और हम जैसे दीवाने अपनी बेरिया बरखुलूस मेहरबान मोहब्बत पे की गई हरगिरी का मातम ही करते रह जाते हैं। वो तल्ख होकर खौमखा अंगूर की बेल के पत्तों को नोचने लगी। हाँ, यकीनन लोग ऐसा ही करते हैं, मगर इस वक्त जब वो अनजान हो, बेखबर हो, नाआशना हो, इन्हें मालूम ही ना हो कि इस दुनिया में दौलत, इमारत, आसाइशात से बढ़कर एक चीज़ भी होती है। वो किसी की बेरिया पुरखुलूस मेहरबान मोहब्बत को महज वक्त गुजारी और किसी को मुतासर करने की महज एक कोशिश ख्याल करते हों। जानती है मेहरनिगार, गुज़िश्ता दिनों में एक अजीब तजुर्बे से गुजरा हूँ। वो घूम कर इसके सामने आ खड़ा हुआ। इस तजुर्बे ने बहुत शिद्दत से मुझे इस बात का एहसास दिलाया है कि हमारी ज़िंदगी में बाज़ लम्हे ऐसे भी होते हैं जो किसी नेक रूह के तुफ़ैल हमारे सामने आ खड़े हों तो मालूम हो कि जैसे हमारी पूरी ज़िंदगी इन चंद घड़ियों में सिमट आई हो। जैसे हमने जो पढ़ा, जो सीखा, इन्हीं लम्हों से सीखा। सच शुक्र कि मैंने मोहब्बत की खुश रंग तितली को अपने दिल के एहसास से छुआ भी और इसे अपनी रूह के वीरान दरीचों में समो भी लिया। और ये सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ मेहरनिगार, सिर्फ आपकी वजह से। इसने बहुत दिलचस्पी से इसकी खुली आंखों में झांका। आप जानती हैं, जब मेरी फैमिली लंदन शिफ्ट हो रही थी तो मैं सिर्फ मोमी की वजह से यहाँ रह गया था। हालांकि मेरे पेरेंट्स का ख्याल था कि मैं गैर ज़रूरी और वक्ती जज्बातियत का शिकार हो रहा हूँ। इसने ज़रा सा मुस्कुराते हुए रेलिंग पर झुककर बोगनवेलिया के ऊपर आती बेल से चंद फूल तोड़कर इसकी तरफ बढ़ाए, जिसे वो बेख्याली में ही थाम गई थी। मगर मैं अपने फ़ैसले पर डटा रहा और फिर इस फैसले को निभाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ी। अपना स्टेटस बहाल करने के लिए मुझे दिन रात एक करना पड़ा। मैंने अपनी मोहब्बत के सबूत और इसको दायमी करार देने के लिए मोमी के कमरे में हर वो चीज़ ला छोड़ी जिसकी इन्हें इस उम्र में ज़रूरत हो सकती थी। मगर ये सब देकर भी मैं इन्हें वो सब न दे सका जो आपने इन्हें दिया। मम्मी मुझसे ज़्यादा आपकी परवाह करने लगी थी, जो मुझे बिल्कुल अच्छा न लगा था। फिर इस रोज़ आप मम्मी को बाहर ले गईं, वो कभी घर से नहीं निकली थीं, इसीलिए मैं बेहद परेशान हो गया था। इस कैफियत में मैंने जो कुछ आपसे कहा, मुझे खुद भी एहसास हो रहा था
कि वो सब दुरुस्त नहीं था, इसीलिए मैं आज मोमी के साथ यहाँ चला आया, ना सिर्फ अपने रवैये की माजरत करने बल्कि शुक्रिया कहने भी। आंखों का रंग, बात का लहजा बदल गया। वो शख्स एक शाम में कितना बदल गया। वो बेध्यानी में हाथ में पकड़े फूलों की एक पत्ती तोड़ते हुए इसे देखे गई। दोनों हाथ सीने पे बांधे अपनायत भरे अंदाज में बात करता वो शख्स वाकई पहले से बदला हुआ लग रहा था। तो क्या मैं ये समझूं कि आपने मुझे, प्लीज़ वहार साहब, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? इसने बड़े सबाव से टोक दिया। एक फ़र्द को अपनी गलती का एहसास हो चुका हो तो मज़ीद कुछ कहने की गुंजाइश नहीं रहती। कमाल है, मेरा ख्याल था शायद मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। आज तो वाकई बिन बुलाया मेहमान हूँ ना। वो हंस दिया, शायद इसलिए कि मेहरू के अच्छे रवैये ने इसके तमाम खर्चात की नफ़ी कर दी थी। कोई बात नहीं, यहाँ बिन बुलाए मेहमानों की भी बहुत कदर की जाती है। आइए मोमी के पास चलते हैं, वहाँ आपको अच्छी सी चाय भी पिलवाती हूँ। वो इसके साथ नीचे आ गई और उसे मम्मी डैडी के पास भिजवा कर ख़ुद किचन में घुस गई। और जब मुलाजिम के साथ चाय और दीगर लवाजमात लेकर वहाँ पहुँची तो शोभी और मोबी की शोखियाँ अरूज पर थीं। मोमी की मुस्कुराहट रोके न रुक रही थी और वह आज डैडी के साथ बिजनेस पे गुफ्तगू करते हुए इनकी बातों से भी महसूस हो रहा था। आपा बड़ी बेईमान हो तुम, इतनी प्यारी दोस्त को अब तक हमसे छुपाए रखा। शोभी इसे देखते ही शिकायत करने लगा। हाँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा ख़तरा मुझे तुम ही से था, होना भी चाहिए था, ये है ही इतनी प्यारी। वो मायनी खेज शरारत से मोमी को देखने लगा तो मोमी हंसते हंसते लोटपोट हो गई। अरे शरारती लड़के, कुछ मेरी उम्र का ही लिहाज करो। लिहाज तो नहीं, अलबत्ता अफसोस ज़रूर कर रहा हूँ। काश मैं भी इस वक्त एक बाबा होता। लेकिन खैर, आप फिक्रमंद न हो, उम्र से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अपना बायां पहलू खाली खाली सा महसूस हो रहा है। घर वापस जाते हुए रास्ते पर नज़र रखिएगा। हो सकता है बेचारा मेरा दिल आपके आगे पीछे लुढ़कता हुआ मिल ही जाए। लुढ़कता हुआ तो नहीं, अलबत्ता कुचला हुआ ज़रूर मिल जाएगा। काफ़ी आमदोरफ्त रहती है यहाँ गाड़ियों की। मेहरू ने इत्मीनान से चाय का सिप लिया। वो भी मुश्किल है, यहाँ के खाकरोब खासे मुस्ताद हैं। वहाज ने उठकर इनके नज़दीक आते हुए कहा तो शोभी झीम सा गया। ओके भाई, अब हम चलते हैं, लेकिन आप बताएं कि कब हमारे गरीब खाने को रौनक बख्शने आ रहे हैं। अंकल और आंटी से तो मैं वादा ले चुका हूँ। इसने सबसे कहते हुए गहरी निगाहों से मेहरू के झुके सर को देखा था। अगर मोमी कहें तो मैं अभी इनके साथ जाने को तैयार हूँ। शोभी की ज़ुबान एक बार फिर फिसली, जबकि मेहरू दानिस्ता खामोश रही। अब ऐसे भी बची ना थी कि सब कुछ यकलख थी भूल भाल कर दोबारा इनके घर में जा घुसती। कुछ देर बाद वहाज और मोमी रुखसत हो गए थे। शोभी और मोबी ने हस्बे तवक्का इसका नाक में दम कर दिया था। आपा, ऐसी नायाब सहेली कहाँ से दरियाफ्त कर ली तुमने? वो कहते रहे और ये चुपचाप हंसती रही, जबकि कुछ फासले पर बैठे डैडी और मम्मी पुरसोच नज़रें इसके चेहरे पर जमाए बैठे थे। वो सोकर उठी तो लाउंज में से आती आवाज़ें सुनकर वहीं चली आई। आपा, तुम्हारे वहाज साहब का 2 मरतबा फ़ोन। मोबी इसे देखते ही पुकारा था, मगर बात अधूरी छोड़कर इस तरह खामोश हुआ था कि वो बेख्तियार पलटकर शोभी को देखने लगी, जो ग़ालिबन मोबी को इशारा करने के बाद दोबारा टीवी की तरफ मुतवज्जा हो गया था। तुम्हारे वहाज? वो इसके लफ्ज़ों पर गौर करती बाल समेटती वहीं सोफे पर बैठ गई। हाँ, बताओ किसका फ़ोन आया था? बालों को जूड़े की शक्ल देकर बैंड चढ़ाने के बाद वो इत्मीनान से इनकी तरफ मुतवज्जा हुई। वो आपकी सहेली का फ़ोन आया था। मोबी की एक नज़र इस पर थी तो दूसरी शोभी पर। सहेली का या सहेली के पोते का? ये सरगोशी नुमा बड़बड़ाहट शोभी ने की थी। मेहरू ने नासमझी के आलम में इसे देखा। बंद मुट्ठी होठों पर जमाए मुस्कुराहट रोकते हुए वो जी जान से टीवी की तरफ मुतवज्जा था। इतना तो उसे मालूम हो ही गया था कि वो मोमी की बात कर रहे हैं, लेकिन इनका अंदाज इतना पुरसरार था कि वो मज़ीद कुरेदे बगैर मेज़ पर पड़े जग से स्क्वाइश ग्लास में उंडेलने लगी। वो चंद लम्हे इसके मुतजस्साना रद्द-ए-अमल के मुंतज़र रहे, फिर आंखों ही आंखों में कुछ बात हुई और मोबी कदरे संजीदगी से इसे बताने लगा। आपा, वहाज भाई का फ़ोन आया था, आपका पूछ रहे थे। फिर वहाज के साथ भाई का इजाफा इसे चौंका गया। फिर हमने बता दिया कि आप सो रही हैं। फिर क्या? फिर आपको पता होगा ख्वाबों में आई कि नहीं? इसने लापरवाही से कंधे उचकाए तो वो चिढ़ गई। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? मुझे कोई बात समझ में नहीं आ रही। इससे ज़्यादा बकवास करने की हमें इजाज़त नहीं मिली, वरना सारी बात खोल कर रख देते। क्या मतलब? मम्मी से पूछिएगा मतलब। फिर वही उलझी हुई बात, ना सर था ना पैर। वो झंझला ही तो गई थी इनकी मायनी खेज बातों से, मगर यह अगदा भी इस वक्त खुल गया जब रात को डिनर के बाद मम्मी ने इसके कमरे में आकर इधर उधर की बातें करने के बाद इसे बताया कि वहाज हसन ने इसे प्रपोज़ किया है। क्या वो हक्का बक्का सी मुँह खोले इन्हें देखे गई? हाँ, तुम्हारे मामू से बात की थी मैंने। ज़ाहिर है सारी उम्र इसी शहर में गुजारी है इन्होंने, हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। वो तो वहाज को ज़ाती तौर पर जानते हैं।
इसके प्रपोजल का सुनकर बहुत खुश हुए थे। खुद तुम्हारे डैडी ने भी बहुत सोचा समझा है। बाला ही बाला इसके बारे में लोगों की राय भी ली है। अपने बिजनेस सर्कल में खासा पॉपुलर है वो। माशाल्लाह ज़हीन बाकिरदार सुलझा हुआ इंसान है वो। बल्कि तुम्हारे डैडी तो कह रहे थे इसमें हर वो खूबी मौजूद है जो वो अपने दामाद के लिए चाहते थे। चंदा हम लोग तो अपनी तसल्ली कर चुके हैं। अब सिर्फ तुम्हारी मर्ज़ी मालूम करनी है। जो तुम्हारा दिल चाहे मुझे बता देना। वो हैरान हैरान सी मेहरू को छोड़कर चली गई, जबकि वो कुछ देर तो खुद ही सोच सोच कर हलकान होती रही। फिर कुछ समझ में ना आया तो उठकर शोभी मोबी के कमरे में चली आई और सारी बात इनके सामने रखकर मशवरा मांगने लगी। आपा, ये वहाज भाई की आंखें तो ठीक हैं। खूब ढेर सारा सोचने के बाद मोबी ने सवाल उठाया। क्यों? मेरी समझ में नहीं आ रहा, इन्होंने तुम्हें पसंद कैसे कर लिया? अगर ये बात है तो तुम्हें ये सवाल इनके दिमाग के बारे में करना चाहिए था। ये राय शोभी की थी। प्लीज़, मैं मजाक के मूड में नहीं। मेरा तो ख्याल था कि शोभी कुछ बड़ा हो जाए, इसकी शादी हो जाए तब ही। इसके कहने पर शोभी झट इसके कंधे से लटक गया। मुझे यकीन था कि मेरी आपा के सिवा कोई मेरा भला नहीं चाह सकता, लेकिन आपा, बाद में वहाज भाई जैसा डिसेंट बंदा भी तो नहीं मिलेगा ना। मोबी को अफसोस होने लगा। लेकिन ये भी तो सोचो, अगर मैं यहाँ ना रही तो तुम लोगों का क्या बनेगा? मैं तो ये सोच रहा हूँ, अगर आप यहाँ रहीं तब हमारा क्या बनेगा? बको नहीं शोभी, वरना मैं अभी रो दूंगी। शोभी ने इसे जज्बाती होते देखा तो फौरन संभल गया। आपा, मेरी मानो तो फट से हाँ कह दो। हमारी फिक्र मत करो। कोई ऐसे दूध पीते बच्चे तो नहीं हम। यूं भी तुम कौन सा दूर जाओगी? अपने टेरेस पर खड़े हों तो अपने लॉन में टहलती तुम साफ नज़र आ जाओगी। और वैसे भी वहाज भाई बहुत अच्छे हैं। ही इज़ रियली अ परफेक्ट मैन। शोभी ने बड़ी संजीदगी से राय दी थी, मगर इसके लिए ये सब इतना अचानक था कि कोई फैसला ही ना कर पा रही थी। फिर कोई दिली वाबस्तगी तो ना थी इसके साथ, इसीलिए बड़ी फर्माबरदारी से इसने सारा फैसला मम्मी डैडी के सुपुर्द कर दिया और वो दोनों इसके भरोसे पर निहाल हो गए थे। इसी शाम डैडी ने वहाज को फ़ोन करके खाने की दावत दे डाली थी। चलो कुछ दिए जलाएं, वो दिए जो दोस्ती हों, किसी फूल से सफ़र में खुशबू की गर्द ओढ़े, इस तन के पेचो खम पर कोई मुख्तसर प्यारा पैगाम ज़ब्त कर दें। ट्रन 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 फ़ोन की घंटी बजी तो फिर एक तवातर से बजती ही चली गई। सोने कमरे में बिखरी खामोशी हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। इसने कलम रोक कर एक नज़र अधूरी नज़म को देखा और फिर कदरे बेजारी और उकताहट से फ़ोन को। कितने अरसे बाद वो बहुत मूड में आकर डायरी लिखने बैठी थी, मगर अब फिर तसलसल टूटता हुआ महसूस हो रहा था। उफ, मालूम नहीं कब ये नज़म मेरी डायरी की जीनत बन सकेगी। इसने मासूमा शराजी की इस खूबसूरत नज़म पर सरसरी नज़र डाली और कलम पटक कर रिसीवर उठा लिया। हेलो हेलो। दूसरी तरफ वहाज हसन था, बहुत बेकरारी से पुकारता हुआ। सुनो, तुम्हारी सहेली बहुत बेचैन व बेकरार हो रही हैं। इसकी हेलो के जवाब में वहाज ने छूटते ही कह दिया था। मगर क्यों? वो कदरे हैरान हुई। वो कहती हैं, मैं जल्द अज जल्द इस लड़की को अपने घर में लाना चाहती हूँ, जो घर में बिखरे तन्हाई के जाल को काट दे, जिसके नकरई कह कहे घर के दरो दीवार से टकराएं तो इनका हंसता मुस्कुराता माजी छम से इनके सामने आ खड़ा हो, जो रिश्ते निभाने के हुनर से आगाह हो। और सहेली का पोता क्या कहता है? इसने धड़कते दिल के साथ निचला होंठ दांतों तले दबाकर शरारत से पूछा। वो कहता है मुझे इस लड़की की चाह है जो आने वाली नस्लों को मोहब्बत का वो दायमी दर्ज दे सके जो हम भूलते जा रहे हैं। वो इस लड़की का ख्वाहिशमंद है जो ज़िंदगी के हर मोड़ पर अपनी मोहब्बतों के दिए रोशन करती रहे, ताकि बदसूरत रवैयों के अंधेरे गालिब ना आने पाएँ। लेकिन वहाज, अगर वो लड़की तन्हा दिए जलाते जलाते थक गई तो? इसकी आवाज़ में खदशात की आमेज़श थी। ऐसा हो ही नहीं सकता। मोहब्बतों का यकीन ज़ादरा हो तो कोई मुसाफिर नहीं थकता, और इस लड़की को यकीन कर लेना चाहिए कि मोहब्बत के इस सफ़र में वो तन्हा नहीं, हम इसके साथ हैं। इसका पुरएतमाद लहजा जज्बों की सच्चाई का गवाह था। दिल ने इस गवाही पर एतबार की मोहर ज़ब्त की तो बेख्तियार मुस्कुरा दी और इसी मधुर मुस्कान से लबरेज लहजे में इसने कहा था। सुनो वहाज हसन, अपने दिल के आंगन में खुलने वाली खिड़की खोल दो। वो लड़की महकती हवा के हाथ एक संदेशा तुम्हें भिजवा रही है। इन हवाओं की सरगोशियाँ गौर से सुनना। वो कहेगी, एक लड़की अपनी पलकों पे बेपनाह चाहतों के दिए जलाए तुम्हारे घर आने को तैयार है। इसने कहा था और रिसीवर क्रेडल पर रख दिया था। इसे यकीन था वो शख्स हवा का संदेशा पाकर ज़्यादा देर नहीं ठहरेगा, इसलिए फ़ौरन ही कलम उठाकर डायरी पे झुक गई थी। अब इसे ये नज़म हर हाल में मुकम्मल करनी थी। डायरी पर अल्फाज जुगनू बनकर जगमगाने लगे थे। वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए लिखती चली गई। चलो कुछ दिए जलाएं, वो दिए जो चाहतों के किसी ख्वाब से सफ़र में जज्बों के पानियों पर कई कश्तियाँ बनाकर कुछ बागबान खोलें। चलो कुछ दिए जलाएं, वो दिए जो मन के अंदर धीरे से जगमगाएं, कुछ हर्फ सरसराएं, कुछ ख्याल झिलमिलाएं। वो दिए कि जिनकी हिद्दत तन नाथुआ पे जमती हुई कोहर को हटाए, किसी दाग को मिटाए। चलो कुछ दिए जलाएं, वो दिए जो रोशनी हों, वो दिए जो दोस्ती हों।
आप सबको ये नावल कैसा लगा कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।